एंड आप सब लोगों ने अच्छे मार्क्स भी गेन किए होंगे। बट कभी-कभी हम बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं, कभी-कभी हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कामयाब नहीं हो पाते। कभी-कभी हमें लगता है कि हमें ये चीज़ आती है, पर आती नहीं है एक्चुअली, राइट? तो हम उसका रट्टा लगा लेते हैं, हम उसको समझते नहीं हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हम चीज़ों को लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? सो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स पर चलते हैं कि इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना क्या है। तो ये आप टॉपिक्स देख रहे हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स सबसे पहले हमने पढ़ने हैं। देन आफ्टर हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? ये चीज़ें हमने अपने नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़नी है। नाउ सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है? होता क्या है इकोनॉमिक्स? व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स? पढ़ते क्यों हैं हम इकोनॉमिक्स? कोई बता सकता है प्लीज? आइदर आइदर थ्रू मैसेज और थ्रू ओरल। ओके, एक बच्चा कह रहा Yes, है sir. मैं Yes, समझ sir. गया हूँ। यस प्लीज टेल मी। टेल मी योर नेम फर्स्ट एंड देन आफ्टर Sir, आंसर। I am Vivek Raj, विवेक राज। and यस। sir, basically, economics is a social science which is सोशल concerned साइंस। with the which is concerned with the production, distribution, and consumption of goods and services. ओके, दैट्स वेरी फाइन। It may बट दिस it इज द makes yes, sir. यस यस यस, दैट्स Yes, sir. ग्रेट। Please, sir. Please tell me what you saying. ओके, सो आपने बताया कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है एंड इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, राइट? Yes. यस विवेक। Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। सो दैट इज फाइन, बट क्या आप मुझे इसका एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जाम्पल कोई सर, रियलिस्टिक एग्जांपल। जैसे हम लोग कोई अपना हाउस होल्ड चलाते हैं सर, तो हम्म। वो होता है सर, जैसे हम लोग घर पे अगर कुछ सेविंग्स भी करते हैं तो उसमें भी इकोनॉमिक्स लगता है। और अगर हम लोग उसको हम्म। मेजर टर्म में देखें तो जैसे आजकल इंडिया में इन्फ्लेशन का वो है, उसमें भी लगता है। जो करेक्ट। इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उसमें भी करता है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम में भी होता है। तो सर करेक्ट। बहुत जगह। Sir, may I speak? यस यस प्लीज टेल Sir, मी I'm योर नेम economics. फर्स्ट एंड देन आफ्टर Sir, आंसर। I'm Suraj Verma. सूरज वर्मा। यस। सर, हम इकोनॉमिक्स यस इसलिए सूरज। पढ़ते हैं क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्सेज है हमारे, कम है, और इनके अनलिमिटेड यूजेस है, अनलिमिटेड यूजेस की। एक रिसोर्स को हम अलग तरह से भी यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब यूजेस होते हैं उनके, इसलिए। ओके ओके, हम इकोनॉमिक्स को स्कार्स रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए पढ़ते हैं, यू मीन, राइट? Can I speak? यस यस श्योर। Sir, fine. Vinit Kumar, economics is a subject which study with resources. Sir, resources के बारे में पढ़ते हैं उसको economics कहते हैं। जिस subject में resources के बारे में पढ़ते हैं ना उसको economics कहते हैं। किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? प्लीज प्लीज कम अगेन। Resources. रिसोर्सेज के बारे में। आपका नाम क्या है बच्चे? Sir, Vinit Kumar. विनीत कुमार, गुड। सो आप कह रहे हैं कि हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। एक बच्चे ने कहा हम स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। एक बच्चे ने कहा हम प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, is anyone there who can tell me more about economics apart from these things? इन सब चीजों के अलावा। सर मैं बोलूँ यस सर फिर प्लीज। से। विनीत। सर हाँ विनीत, एक सर। बोलो बोलो बोलो। सर यस। बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे, मतलब सर इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स मेक चॉइसेस एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू satisfy their wants and needs, and tries to determine how this group should organize and coordinate efforts to achieve maximum output. ओके, सर गुड बेसिकली गुड इसमें गुड। हमें ये भी पता चलता है कि हम लोग, जैसे हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि हम अपने पीपल की लिविंग कंडीशंस को बेटर कर सके एवरीडे लाइफ्स में। यस। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत सारे आंसर्स हमें मिले एंड आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी आंसर इज करेक्ट। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि ये सारे आंसर ही करेक्ट हों? भाई कोई एक आंसर करेक्ट होना चाहिए, दो होने चाहिए, तो सारे ही करेक्ट हो रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है?
हम अभी इकोनॉमिक्स को बहुत बेसिक से, बहुत स्टार्टिंग से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप सब लोग आंसर कर रहे हैं, सब आंसर्स ठीक हैं, बट हम उससे भी पहले जाना चाहते हैं। ये तो बाद की चीजें हैं कि भाई हमने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन के ऊपर इकोनॉमिक्स को अप्लाई किया, बट इकोनॉमिक्स जब स्टार्ट हुआ था, तब हमने इकोनॉमिक्स को कैसे समझा था, कैसे देखा था, क्यों हम इकोनॉमिक्स को लेकर आए थे। अच्छा, कोई इकोनॉमिक्स का मुझे हिंदी में मतलब बता सकता है? हिंदी में इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कहते हैं। वेरी राइट। नाउ टेल मी, फिर अर्थशास्त्र क्यों कहते होंगे? इसकी टर्मिनोलॉजी की जो नाम है अर्थशास्त्र, उसका क्या मतलब है? अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा होता है सर, अर्थ का मतलब तो। अर्थ का मतलब होता है पैसा। वेरी राइट। नाउ वी आर ऑन द राइट वर्ड, पैसा। इकोनॉमिक्स केवल और केवल पैसे के हिसाब से पढ़ी जाती है। पैसे को सही यूटिलाइज कैसे किया जाए, पैसे को कहां से रिसोर्स किया जाए, पैसे को अलोकेट कैसे किया जाए, इन सब चीजों के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो इकोनॉमिक्स कहां से शुरू हुई? इकोनॉमिक्स शुरू हुई पैसे से, राइट? इतनी बात अभी हम सब लोगों को क्लियर है? आर वी यस ऑल सर। इन द सेम पेज? यस सर। राइट, गुड। सो हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करेंगे, पहले हम कंजप्शन की बात नहीं करेंगे, हम प्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले पैसे की। करेक्ट? सो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है पैसे से। करेक्ट? तो अगर मैं इसको समझूं या आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं लिख के, आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस। सो हमारे पास इकोनॉमिक्स है। करेक्ट? इसमें अगर मैं इस वर्ड को पकड़ूं, दैट इज इको, एंड इस वर्ड को पकड़ूं, दैट इज नॉमिक्स, तो ये दो डिफरेंट शब्द हैं। ठीक है? ये जो इको है, इसको ओकीन कहते हैं। करेक्ट? एंड ये जो नॉमिक्स है, इसको नोमोस कहा जाता था। अब ये भाई बड़ी अजीब सी लैंग्वेज लग रही है, ओकीन और नोमोस, है ना? बड़ी अजीब सी लैंग्वेज लग रही है, समझ नहीं आ रही है क्या है। एक्चुअली ये लैंग्वेज हमारी नहीं है। ये लैंग्वेज एक ऐसी कंट्री की है जिसका नाम है ग्रीस। आप लोगों को ग्रीस कंट्री पता है? यूरोपियन कंट्री है ग्रीस। सर। यस सर। ये वहां की लैंग्वेज है। वहां की लैंग्वेज को ग्रीक कहा जाता है, ग्रीक। करेक्ट? और वहां पर ये वर्ड्स थे नोमोस और ओकीन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका नाम बदल गया और ओकीन बन गया इको, नोमोस बन गया नॉमिक्स, और दोनों को मिला के बन गया इकोनॉमिक्स। करेक्ट? अब अगर हम इस चीज को समझें हिंदी में, तो हिंदी में इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट? हिंदी में हमने अभी समझा था अर्थशास्त्र। ठीक है? अब इस अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। अभी हमने समझा, राइट? एंड ये क्या है? स्टडी। शास्त्र का मतलब स्टडी। सो पैसे की स्टडी करने को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो आप जब भी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम बात किसकी करेंगे? पैसे की। इतना सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट। यस सर। चलिए मूविंग हेड। ग्रेट। अब हम बात करते हैं अपने जो आने वाले टॉपिक्स की, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। आज बेसिकली मैं आपकी बहुत नॉर्मल सी, बहुत इंट्रोडक्टरी सी क्लास लूंगा। आज मैं कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बट आज हमें ये पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना कैसे है। करेक्ट? इकोनॉमिक्स को हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ने हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, देन नेशनल इनकम, देन मनी, देन बैंकिंग और इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारा पूरा सिस्टम रहेगा पढ़ने का। चलिए आइए अब इकोनॉमिक्स को ये समझते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले सर याद रखिए बच्चे, हाँ प्लीज। सर डिमांड एंड सप्लाई नहीं पढ़ना?
मेरे बुक में तो है। बिल्कुल पढ़ना है वो, बिल्कुल ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस के अंडर ही उसको डिमांड एंड सप्लाई में डाला है, ठीक है। अच्छा ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन योर सिलेबस, ठीक है, जो आपने 12th में पढ़ा है हर चीज वो इसके अंदर शामिल है, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। सो आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर उन्होंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, कॉस्ट भी, प्रोडक्शन भी, बहुत सारी चीजें हैं। सो आपको टाइम के पैसेज के साथ साथ पता चलेगा। बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे है हमें, बच्चे देखिए दो तरीके की सब्जेक्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा पे काम करता है। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स की, ठीक है बच्चे, फिजिक्स, हाँ, या मैं बात करूं केमिस्ट्री की, अगर मैं साइंस सब्जेक्ट्स लूं तो मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, ठीक है। अब ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बिल्कुल फैक्ट्स पर काम करते हैं, ये जनरल लेवल पर नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा पे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, ये ऐसा ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आ जाएगी, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है। अब आप दुनिया की कोई सी भी चीज फेंकिए वो नीचे आ जाएगी, बिकॉज ये साइंस का, फिजिक्स का एक जो न्यूटन लॉ है ग्रेविटेशन का वो कहता है, तो वो हर चीज पर अप्लाई होता है, हमेशा अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स इज वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना सबसे इंपॉर्टेंटली ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड हो जाता है। और बेटा एक बात बताओ कि ह्यूमन बिहेवियर जो है क्या वो सबका सेम है? नो सर। नो सर। वो सर डायनेमिक नेचर होता है। डायनामिक है। अलग हम अलग सारे होते हैं। लोग इतने डिफरेंट हैं, इतने डिफरेंट हैं, हम एक ही चीज को हर कोई आदमी अलग अलग नजरिए से देख सकता है, करेक्ट है ना। मैं किसी चीज के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे लिए हो सकता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप में से किसी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, किसी के लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब इकोनॉमिक्स है जिसमें हम पैसे की स्टडी करते हैं, और पैसा अर्न कौन करता है? ह्यूमन। पैसा कौन यूज करता है? ह्यूमन। तो पैसा और ह्यूमन दोनों आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिले हुए हैं, करेक्ट। और जब ह्यूमन के हाथ में पैसा आता है तो उसके बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, किसी किसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए वो कम इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सो कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स को जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो जनरल लेवल पर क्या होता है, हम कभी भी इसको 100% अप्लाई कर कर नहीं देख सकते। तो इसी वजह से आपने जब इकोनॉमिक्स अपने 12th में पढ़ा होगा या 11th में भी पढ़ा होगा तो उस टाइम पर आपने पढ़े होंगे एक्सेप्शंस, पढ़े थे आपने एक्सेप्शंस? यस सर। लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा होगा, उसके एक्सेप्शंस पढ़े थे? यस सर। यस सर। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? एक्सेप्शंस का मतलब है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल जिसके भी आप लागू एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे हैं वो लागू नहीं अप्लाई नहीं नहीं। होगा, करेक्ट है ना। यस सर। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स 100% एप्लीकेबल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड है, ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, और इन दोनों चीजों के मामले में हर किसी की राय अलग अलग होती है, हर कोई अलग अलग तरीके से देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन आप सोचिए कि यही चीज आप मिस्टर मुकेश अंबानी पर अप्लाई कीजिए, क्या अगर पैसा बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा किसी प्रोडक्ट का, तो क्या उसकी डिमांड मुकेश अंबानी जी कम कर देंगे? नहीं। नहीं सर। क्यों? पैसा बहुत है। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, तो उनके लिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं करता है ना।
कितना भी पैसा हो, कितना भी प्राइस हो जाए, वो डिमांड कभी कम नहीं करेंगे। करेक्ट? कहने का मतलब क्या कि वहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। और मुकेश अंबानी ही क्यों, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो कि प्राइस ज्यादा होता है तो ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं उस प्रोडक्ट को, क्योंकि वो प्रोडक्ट लग्जरी की तरह ट्रीट होता है। राइट? लग्जरी लगता है कि हाँ भाई ये महंगा है तो ये हमें बहुत अच्छा, हम सोसाइटी को मैसेज देंगे कि यस वी आर रिच पीपल। करेक्ट है ना? सो हर जगह पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लॉ ऑफ डिमांड क्यों पढ़ते हैं जब अप्लाई ही नहीं होता है? अप्लाई होता है पर 100% अप्लाई नहीं होता। मैक्सिमम, ज्यादातर लोगों पर यही अप्रोच अप्लाई होती है। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स में केवल उन चीजों को पढ़ते हैं जो चीज जनरल लेवल पर एप्लीकेबल होती है, 100% एप्लीकेबल नहीं होती है। सभी को इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। राइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड, ठीक है। हाउ मेनी पीपल वी आर राइट नाउ? हमारे पास आज कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 88। 88। ओके, सो 88 में से मुझे बहुत कम क्यों आंसर आ रहा है? Is there anyone who is feeling awkward with the Hindi? No, sir. No, No? sir. No, sir. Okay. नो सर, तो सभी को हिंदी क्लियर है ना? कोई साउथ इंडिया से यस सर। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? सर हिंदी बेस्ट। बेस्ट है। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, डन। चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बेटा हम केवल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, वी वोंट डिस्कस एनी अदर थिंग, ठीक है? सर हमारी जो इकोनॉमिक्स है यस, वो सिर्फ अजम्पशंस पे ही, उसके पे जो है सर वो सिर्फ अजम्पशंस हैं। राइट, तो सर इस पे मतलब राइट। आप क्या, मतलब अगर ये स्टेटमेंट आए कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ अजम्पशंस पे खड़ी है, तो इस पे क्या आप कमेंट करेंगे? ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। आपका नाम क्या है बच्चे? तनुप्रिया। तनुप्रिया। सो तनुप्रिया का क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स जो है वो अजम्पशंस के पिलर्स पर खड़ी है, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स केवल अजम्पशन बेस्ड है। ये कितना सही है, ये तनुप्रिया पूछना चाहती है, राइट? यस सर। बिल्कुल ठीक बात है। और क्यों ऐसा है कि हमारी जो पूरी इकोनॉमिक्स है वो अजम्पशन पर टिकी हुई है, इसका मैं आपको छोटा सा आंसर देना चाहता हूं। ठीक है, आप सभी लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है? किसी ने लॉ ऑफ डिमांड ना पढ़ा हो तो बताएं, तो फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं। कोई है जिसने लॉ ऑफ डिमांड ना पढ़ा हो? सर सबने कराया। सभी ने करा है, ऑलमोस्ट, ग्रेट। बेटा एक बात बताओ कि अगर जनरल लेवल पर बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा जनरल लेवल पर हम बात करने वाले हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर प्याज जब महंगा होता है तो हम लोग उसको कम कंज्यूम करने लगते हैं। मैं बहुत घर की बात कर रहा हूं, ऐसा होता है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। हम उसकी कम कर देते हैं, करेक्ट है? यस सर। यस। अच्छा, इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होने वाली है, करेक्ट है ना? यस सर। कौन कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ठीक है, सो समझिए कि तनुप्रिया, आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर प्राइस बढ़ गया अनियन का, तो आप क्या उसे कम लेंगे या ज्यादा लेंगे? आप ही बताइए। सर इस टाइम दिल्ली में तो सच में ही प्याज के रेट बढ़े हुए हैं, तो कम ही खरीदते हैं। ओके, कम खरीदेंगे, ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ तनुप्रिया, कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इनकम है वो 50,000 रुपए महीना अभी 5 महीने पहले थी, ठीक है? और फॉर एग्जाम्पल हम एक महीना लेते हैं, मान लो अक्टूबर में आपकी इनकम 50,000 रुपए महीना थी, और नवंबर में आपकी एक बहुत बढ़िया जॉब लग गई। आप जो पुरानी जॉब कर रहे थे उससे आपको बहुत बढ़िया जॉब मिल गई, और आप 1 लाख रुपए वाली जॉब करने लगे नवंबर में, और पिछले महीने प्याज के रेट बढ़ गए। तो बताइए अब आपकी डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? आपकी इनकम बढ़ चुकी है,
क्या आप डिमांड कम करेंगे? बढ़ जाएगी। सर डायरेक्ट नॉर्मल रिलेशन गुड्स की रिलेशन डिमांड बढ़ जाएगी सर। डायरेक्ट नहीं, रिलेशन मैं केवल प्रयास की बात कर रहा हूं। तनुप्रिया हाँ से तो वो आंसर बढ़ जाएगी क्वेश्चन सर। करो। बढ़ जाएगी? यस सर, यस सर। तो एक बात मुझे बताइए कि प्राइस तो बढ़ चुका है और साथ साथ इनकम भी बढ़ चुकी है, तो डिमांड पर अल्टीमेट असर क्या पड़ेगा? डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर। सर डिमांड बढ़ेगी उतनी सर। रहेगी ना, क्योंकि हमारा खर्चा डिमांड प्याज को लेके बढ़ थोड़ी जाएगा। हम कम नहीं होगी वो डिमांड, क्योंकि मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो चुकी है। सैलरी भी इंक्रीज हो चुकी है, तो आप कह रहे हैं कि सैलरी इंक्रीज होने की वजह से आप ज्यादा खरीद सकते हो, महंगा भी खरीद सकते हो, तो प्राइस अगर बढ़ भी गया तो भी उतना अफेक्ट आपको नहीं करेगा। करेक्ट है? करेक्ट है? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब प्राइस का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। नहीं पड़ा सर। नहीं पड़ा, सर ये जो और ना ही इम्पैक्ट इनकम का है बढ़ने ये का पड़ा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का पड़ा ना। नहीं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल प्राइस और इनकम की बात कर रहा हूँ कि प्राइस भी बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गई। अब प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जानी चाहिए, तो ये क्रॉस हो गया। और इसकी वजह से हमें कोई भी इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ना प्राइस का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, ना इनकम का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा प्राइस महंगा जो हो गया आपके अनियन का, उसके बावजूद भी तनुप्रिया उतना ही खरीद रही है, राइट? क्योंकि उसकी इनकम भी बढ़ चुकी है, उसको ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है कि प्याज के रेट 40 से 60 रुपए हो गए, क्योंकि उसकी इनकम भी बढ़ गई तो वो आराम से खरीद पा रही है। करेक्ट? तो एक बात बताओ तनुप्रिया, कि मैं नाम सही ले रहा हूं, तनुप्रिया ही है? यस सर। यस। सो तनुप्रिया एक बात बताओ, इससे हमें प्राइस का इंपैक्ट कहां देखने को मिल रहा है? प्राइस का इंपैक्ट देखने को मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है ना। ना ना हमें इनकम का देखने को मिल रहा है इंपैक्ट, तो इंपैक्ट दिख ही नहीं रहा। अब मेरे को अगर समझना है तो यहां पर तो सर लॉ ऑफ प्लीज एक बार डिमांड फेल हो रिपीट कर गया। दीजिए, ये वाली लाइन सर रिपीट कर रिपीट? दीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अगर प्राइस भी बढ़ जाए और इनकम भी बढ़ जाए, और अगर हम दोनों को पढ़ें, तो इस केस में हमें इंपैक्ट ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जानी चाहिए थी, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जानी चाहिए थी। तो एज सच हमें कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है डिमांड पर, क्योंकि हमें डिमांड हम उतनी ही कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंपैक्ट नहीं देख पा रहे हैं अगर हम दोनों चीजों को एक साथ चेंज करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि तनुप्रिया अज्यूम कर लो कि आपकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं आया, आपके टेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आया, बाकी किसी भी चीज में चेंज नहीं आया, केवल चेंज किस में आया? प्राइस में। प्राइस बढ़ गया। अब बताओ कि तनुप्रिया आपकी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? सर डिमांड कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी। तो आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे जब आपने बाकी सारी चीजों को अज्यूम किया कि बाकी सारी चीजों में चेंज नहीं हो रहा है? सर यही तो कि बोलो, बात समझ अदर में आ गई? फैक्टर से कांस्टेंट है वो, मतलब हाँ, अदर जो फैक्टर्स को इनकम में हमने कांस्टेंट है अज्यूम कर हमारी। चले। करेक्ट। अदर फैक्टर्स को हम क्या अज्यूम कर चल रहे हैं कि बाकी सेटिवर्स सब चीजों में पेरिवर्स कोई सर। चेंज नहीं हो रहा है। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। इसका मतलब बिना अजम्पशन के हम प्राइस का इंपैक्ट, सही इंपैक्ट देख ही नहीं पाएंगे। करेक्ट है तनुप्रिया? हाँ यस सर। समझ में आ गया सर आपको? हम अलग अलग सिचुएशंस में हम मतलब अगर कांस्टेंट करेंगे तभी देख पाएंगे कि एक का इम्पैक्ट क्या होता यस, है। सब कुछ एक एग्जैक्टली। साथ होगा तो वो नहीं हो पाएगा मतलब। तो नहीं हो पाएगा। वो होता है एडवांस लेवल पर, होता है, हम एडवांस लेवल पर उन सब चीजों को देखते हैं। बट एज यू आर एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, तो हमें आपको अजम्पशन लेकर समझाना पड़ेगा कि भाई बाकी सारी चीजों को हम अभी कांस्टेंट माने, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट माने, केवल एक चीज के चेंज को समझें। उसी से हम कंक्लूड कर पाएंगे कि अल्टीमेटली इस चीज के इंक्रीज या डिक्रीज का इंपैक्ट क्या होता है। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। राइट? तो इसीलिए हम सारे इकोनॉमिक्स में केवल और केवल अजम्पशन बेस्ड ही होकर पढ़ते हैं। यही वजह है इकोनॉमिक्स को अजम्पशन के हिसाब से पढ़ने की। क्लियर है?
जी सर। राइट? आगे चले? यस सर। यस सर। तो अब हम बात करते हैं डायग्राम्स पे। बच्चे डायग्राम्स बहुत रटते हैं, जरा हम डायग्राम्स पे बात करते हैं। एक डायग्राम मैं बनाता हूं, आप मुझे बताना कि आपको कितना समझ में आया है डायग्राम। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ बेटा कि ये यहां पर हम क्या लिखते हैं 0। इस पॉइंट पर? ओरिजिन। ओरिजिन ओ। ओ लिखते हैं। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों करते हैं हम? यहाँ से स्टार्ट होता है इसलिए। क्योंकि सर ये 90 डिग्री इसलिए। ओके 90 डिग्री है, यहां से स्टार्ट होता है। अच्छा लेकिन डायग्राम हम ऐसा क्यों नहीं बना देते? इसमें कोई चीज नेगेटिव हो जाएगी ना, और ऐसा तो रियल में होता नहीं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या है ना? सर ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट थोड़ी ना, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट है। सर ये एक्सिस है सर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। राइट देन सर जैसे कि हमने एक्सिस पहले जो लेफ्ट साइड वाला जैसे एल बनाया है वो सर हम चार क्वाड्रेंट में से एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट बनाते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज द दोनों आंसर, पॉजिटिव रहता है। दिस इज द आंसर। बिल्कुल आंसर क्या? ठीक। जिन बच्चों को नहीं पता है और वो सर समझ ग्राफ लीजिए। हमेशा लेफ्ट टू राइट ही देखते हैं ना हम लोग तो। यस यस यस। अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो हम यहाँ पर ओरिजिन डालते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है ना? और अगर वाई एक्सिस को अगर हम समझें तो ये प्लस का होता है और नीचे हम माइनस का देखते हैं। ये राइट साइड प्लस का देखते हैं और यहाँ साइड हम माइनस का देखते हैं। तो ऑब्वियसली जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें, डिमांड की बात करें, डिमांड की बात करें या सप्लाई की बात करें, तो क्या कोई भी चीज तीनों में से नेगेटिव हो सकती है माइनस में? प्राइस माइनस हो सकता है क्या? -5 रुपए का प्राइस ऐसा हो सकता है? नो सर। या डिमांड प्राइस माइनस नहीं हो -10 सकता सर। kg, प्राइस माइनस नहीं हो सकता। डिमांड माइनस हो सकती है क्या? नो सर। कि मैंने -10 kg अनियन खरीदा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। सप्लाई हो सकती है माइनस में? नहीं हो सकती। इनकम हो ना सकती है क्या माइनस? माइनस में इनकम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इनकम भी माइनस नहीं हो सकती है। कुछ भी चीज जो भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो माइनस नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम दो चीजों को पढ़ेंगे एक डायग्राम में, तो एक एक्स में आएगा एक वाई में आएगा, बट ऑब्वियस है तो दोनों ही चीजें हमें प्लस देखनी होती हैं, इसीलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरीके का बनता है। क्लियर है? कहानी के वातावरण के बाद लिखवाना। कहानी का वातावरण सर केवल डिस सॉरी, सेविंग माइनस हो सकता है, इनकम माइनस। डिस सेविंग माइनस बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल डिस सेविंग माइनस हो सकता है। तो उस केसेस में आपको याद होगा हम डायग्राम को ऐसा बनाते हैं। यहाँ पर इनकम लिखते हैं, यहाँ इनकम लिखते हैं, वाई मतलब इनकम, राइट? और यहाँ पर अगर हम सेविंग दिखाएंगे तो यहाँ पर स्कूल में हमारी क्लासेस ले रहे, क्या कर रहे हैं? स्टेटस अपलोड किए जा रहे हैं। ये किसकी आवाज आ रही है मुझे? बच्चे अपने अपने माइक्स को ऑफ रखिए सारे के सारे, और जब आपको कोई आंसर करना होगा प्लीज ओपन योर माइक एट दैट टाइम ओनली। यस। सो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई कि हमें किस हिसाब से डायग्राम पढ़ने पड़ते हैं? यस ये सर। भी बच्चों को, काफी बच्चों को क्लियर है। आगे हम फर्दर करते हैं बात। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस रखते हैं, यहाँ पर हम वाई एक्सिस रखते हैं और दोनों पॉजिटिव हैं जैसा अभी हमने समझा। कोई मुझे बता सकता है कि मुझे कोई बताएगा कि डिमांड कर्व, या चलो डिमांड कर्व छोड़ो, मुझे टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनती है? सभी इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर टोटल कॉस्ट कर्व्ड कर्व होती है सर, क्या कहते ये हैं? यू के शेप में थोड़ी सी कर्व्ड होती है। कर्व्ड होती है किस शेप में? वी शेप में। यू शेप में।
नहीं, यू शेप नहीं होता है। टीसी कर्व होती है इनवर्स एस शेप, इस तरीके की शेप होती है, इनवर्स एस। ठीक है, उल्टा एस इसे हम कह सकते हैं, उल्टा एस शेप की होती है आपकी टीसी कर्व। ओके, मैं एक बार दोबारा आपके लिए बना देता हूं। ये हो गई हमारी टीसी कर्व। अच्छा मुझे बताइए यहां पर हम क्या लिखते हैं एक्स एक्सिस में, इधर क्या लिखते हैं हम? आउटपुट कॉस्ट कॉस्ट क्या लिखते हैं? कॉस्ट या क्वांटिटी आउटपुट लिखते हैं और वहाँ पे यहां पर लिखते हैं आउटपुट। ओके चलो, और वर्टिकल यहां में क्या लिखते हैं? प्राइस प्राइस। इजी प्राइस लिखते हैं पक्का? यस सर, कॉस्ट। भाई आप सब लोग पढ़ चुके हैं। कॉस्ट सर कॉस्ट लिखते हैं कॉस्ट होता है सर, कॉस्ट होता है, यस। यहाँ पर टोटल कॉस्ट ही लिखेंगे, जो डायग्राम बनता है वो हम यहाँ लिखते हैं। ओके चलिए, मैं एक चीज और आपसे पूछता हूँ और फिर हम इसको पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या डायग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे बताइए कि अगर मेरे को टोटल प्रोडक्शन का कर्व बनाना है तो वो कैसे बनता है? आपको याद होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो कुछ इस तरीके से बनता है। याद है आपको टोटल प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? सभी को याद है? यहां हम क्या लिखते हैं एक्स एक्सिस में? वेरिएबल इनपुट। यूनिट ऑफ, थोड़ा तेज बोलिए बच्चे, वेरिएबल इनपुट। थोड़ा तेज बोलिए बच्चे। वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट्स। ओके गुड, वेरी राइट। यहां पर हम लिखते हैं यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, बिल्कुल सही है। और यहां क्या लिखते हैं? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। अब कोई मुझे बता सकता है कि, अब मैं वापस पहले वाले डायग्राम पर आ जाता हूं, जो आपने पहले वाला डायग्राम मुझे टीसी कर्व का बताया, इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं। इसके बारे में मुझे बताइए कि यहां पर हमने आउटपुट क्यों लिखा, यहां पर क्यों नहीं लिख दिया, वाई एक्सिस पे क्यों नहीं लिख दिया, और हम टीसी यहीं क्यों लिख रहे हैं, हम यहां क्यों नहीं लिख दे रहे हैं एक्स एक्सिस पे? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? हम बताइए। इसमें ये देख रहे हैं जैसे जैसे आउटपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। ओके गुड, वेरी गुड। तो हमने आउटपुट को नीचे क्यों लिखा, एक्स एक्सिस पे क्यों लिखा, हमने वाई एक्सिस पे क्यों नहीं लिख दिया? जो हमारा जो वो है ग्राफ है, सर यहाँ पे कॉस्ट जो है आउटपुट पे डिपेंड करेगा ना। सर अगर ऐसा हम करते हैं तो बिल्कुल फिर सही है, कॉस्ट cost आउटपुट पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए हमने नीचे आउटपुट को लिख दिया। यस सर। अभी तो सिर्फ चेंज हो जाएगा फिर। बिल्कुल ठीक जवाब है। याद रखिएगा, सभी बच्चों को एक्चुअली पता नहीं होता है, सब हम लोग रट जरूर देते हैं कि यहाँ पर आउटपुट आता है, यहाँ पे कॉस्ट आता है। हमेशा याद रखेंगे एक्स एक्सिस पे केवल और केवल डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट फैक्टर लिखा जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, एक्स एक्सिस यस पे सर। केवल और केवल इंडिपेंडेंट फैक्टर लिखा जाता है, और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट फैक्टर को हम लिखेंगे। क्लियर है इतना? यस सर। इस चीज को हम दूसरे डायग्राम से प्रूव करते हैं। एक बात बताइए, प्रोडक्शन डिपेंड करता है वेरिएबल इनपुट्स पे या वेरिएबल इनपुट्स डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन पे? वेरिएबल इनपुट जैसे नंबर ऑफ लेबर्स, तो बताइए लेबर इंडिपेंडेंट है या फिर टीपी?
लेबर इंडिपेंडेंट सर। सर प्रोडक्ट इनपुट पे डिपेंड करेगा ना। लेबर इंडिपेंडेंट है सर, लेबर। बिल्कुल। तो ये है हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर और ये है हमारा डिपेंडेंट फैक्टर। इतना सभी को क्लियर हो गया? तो आप हमेशा कैसे याद रखेंगे? आप हमेशा ऐसे याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस पे, ये रूल है हमारे इकोनॉमिक्स का, डायग्राम का, कि कभी भी जो हम एक्स एक्सिस पर चीजें लिखते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट होंगी और यहां पर हमेशा डिपेंडेंट होगा। ठीक है, सभी को क्लियर इतना? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। यस सर। दूसरी चीज, तीसरी सर एक बार इन दोनों का एक्सप्लेनेशन दे दो। सॉरी, दोबारा से बोले बच्चे। सर जैसे कि कोई भी एग्जांपल लेके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल ले लें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रेवेन्यू का। मैं आप ही से पूछूंगा, आप मुझे आंसर करेंगे और उसके हिसाब से हम डायग्राम बना देंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं रेवेन्यू का। अच्छा बच्चों, रेवेन्यू होता क्या है? इनकम। इनकम सर। इनकम। बहुत बढ़िया। इनकम। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि एक फ्रूट बेचने वाला है, ठीक है, उसको इनकम कैसे होती है? फ्रूट बेच के। बताओ। फ्रूट बेच के। तो वो मैंगो बेच रहा है और मैंगो जो है वो मान लेते हैं 20 रुपीज पर केजी है और उसने 100 केजी मैंगो बेच दिए। तो बताओ उसकी इनकम कितनी हो गई? 2000 रुपए। 2000 रुपए करेक्ट है? यस सर। राइट। तो रेवेन्यू हो गया 2000 रुपए, क्योंकि उसने क्वांटिटी कितनी सेल की? 100 केजी। 100 केजी। क्लियर है इतना? सर बच्चे जिसने क्वेश्चन मुझसे पूछा था वो बताइए। यस सर क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए बेटा कि इसकी इनकम कैसे बढ़ेगी 2000 से? सर जब ये और मैंगो सेल आउट करेगा। ज्यादा क्वांटिटी सेल करके। ज्यादा क्वांटिटी सेल करके। जैसे अगर ये 200 केजी बेचना शुरू कर दे तो इसकी इनकम भी बढ़ जाएगी। 4000। राइट। तो मुझे बताओ कि हाँ 2000 और बढ़ जाएगी। तो मुझे बताओ कि इनकम कैसे बढ़ी? अभी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ सर। ज्यादा क्वांटिटी सेल करके। यस राइट। तो जितना ज्यादा हम क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो उतनी ही ज्यादा हमारी इनकम भी हो रही है। करेक्ट है? यस सर। तो मुझे आप बताओ बच्चे जिन्होंने मुझसे पूछा था, क्या नाम था उनका? तनुप्रिया। तो तनुप्रिया आप मुझे बताओ कि क्वांटिटी रेवेन्यू पर डिपेंडेड है या रेवेन्यू क्वांटिटी पर डिपेंडेड है? रेवेन्यू क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है। तो बताओ मेरे को कौन इंडिपेंडेंट हुआ, कौन डिपेंडेंट हुआ? अभी आपने बोला आंसर। रेवेन्यू और क्वांटिटी में कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट? रेवेन्यू डिपेंडेंट है। रेवेन्यू डिपेंडेंट और क्वांटिटी क्या है? इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट लिखते हैं तो लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पर हम डिपेंडेंट फैक्टर लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे रेवेन्यू। क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। ठीक है। सो हमने आज 2-3 चीजें आपसे डिस्कस की। सबसे पहली चीज हमने जो डिस्कस की वो की कि इकोनॉमिक्स होता क्या है और हमें इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात, हमें इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है,
ये फैक्चुअल कभी भी नहीं पढ़ेंगे हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस केस में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, फैक्ट नहीं पढ़ने जा रहे हैं। कई लोग इस चीज के लिए कुछ और डिसीजन ले सकते हैं, कई लोग सेम चीज के लिए किसी और तरीके का डिसीजन ले सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स जनरलाइज करके हमें पढ़नी है, एजम्पशंस के साथ पढ़नी है। तीसरी बात, इकोनॉमिक्स में हमेशा ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व रहेगा और उससे भी बढ़कर पैसा इन्वॉल्व रहेगा। इकोनॉमिक्स केवल और केवल पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। जहां भी आप देखोगे पैसे का इन्वॉल्वमेंट आएगा, वो 101% इकोनॉमिक्स से रिलेट करेगा। ठीक है। अब एक चीज और हमने इसके बाद पढ़ी कि डायग्राम्स कैसा बनता है, कौन से क्वाड्रेंट का डायग्राम बनता है, ओरिजिन क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक। और याद रखिएगा, अभी मैंने एक बात और बताई, जो भी वाई एक्सिस पे हमें लिखना होता है, यानी कि डिपेंडेंट फैक्टर जो भी होगा किसी भी कॉन्सेप्ट का, हमेशा डायग्राम उसी का बनता है। यहाँ पर जो शेप बनेगी, यहाँ पर जो भी हम शेप बनाएंगे, वो हमेशा और हमेशा किसकी होगी, डिपेंडेंट फैक्टर की ही होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? सभी लोगों की? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, अपने सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस में पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हमें फर्स्ट चैप्टर उसी चीज का पढ़ना चाहिए। सेकंड जो होता है उसको हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के तौर पे। ठीक है। तीसरा, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं यूटिलिटी, फिर पढ़ते हैं हम डिमांड। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन, फिर पढ़ते हैं हम कॉस्ट, फिर पढ़ते हैं हम सप्लाई, उसके बाद रेवेन्यू, और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब ये हमारा सीक्वेंस है पढ़ने का, इसी सीक्वेंस में हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब ऐसा सीक्वेंस क्या है, ये थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे होता है, छोटी छोटी बातें इसकी, वो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, इसका फाउंडेशन जो होता है। दूसरा, मैंने अभी बताया था आपको कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस की अगर हम बात करें, तो माइक्रो आप लोग सभी कि माइक्रो और मैक्रो होता है, राइट ना? तो मैंने बहुत साल पहले अपने एक स्टूडेंट से पूछा कि बेटा बताओ माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। तो उस बच्चे ने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया। उसने बोला सर माइक्रो और मैक्रो में तो स्पेलिंग का डिफरेंस होता है, माइक्रो में आई आता है और मैक्रो में ए आता है। बात सही है गलत है? सही है सर। सही बात है सर, बात सही है। पार्टली आई सही और है ए सर। में सर बहुत फर्क होता है। आई सर इंडिविजुअल होता है, ए मतलब एग्रीगेट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिविजुअल एग्रीगेट। हाँ बिल्कुल सही कहा था उसने, इंडिविजुअल और एग्रीगेट होता है, राइट। तो जब भी हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उधर हम हमेशा इंडिविजुअल स्टडी के बारे में बात करेंगे, किसी भी चीज की इंडिविजुअल स्टडी। जब हम बड़े लेवल पर किसी चीज को देखेंगे तो हम वहां पर 101% मैक्रो की बात करेंगे। क्लियर है? यानी कि अगर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक बंदे की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम माइक्रो अप्लाई करते हैं। और जब हम बहुत सारे लोगों की डिमांड को टोटल कर लेते हैं, टोटल मतलब एग्रीगेट, जैसे नेशनल एग्रीगेट कर लेते हैं। यस सर। बिल्कुल, जैसे नेशनल इनकम, एक आदमी की इनकम कहां पढ़ेंगे हम? माइक्रो में। लेकिन पूरे नेशन की इनकम कहां पढ़ेंगे हम? मैक्रो में। करेक्ट।
डिमांड की हम बात कहाँ करते हैं? माइक्रो में। माइक्रो में। लेकिन एग्रीगेट डिमांड की हम बात कहाँ करते हैं? मैक्रो में। समझ में आ गया? तो अभी जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो मैंने कंज्यूमर्स बिहेवियर बोला या कंज्यूमर बिहेवियर बोला? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर, राइट। तो ये माइक्रो किस में सर, पढ़ेंगे हम? कंज्यूमर। माइक्रो में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद यूटिलिटी। यूटिलिटी वर्ड के लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड है? सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी में हम कंज्यूमर की बिहेवियर में सेटिस्फैक्शन का क्या रोल है ये देखते हैं। क्लियर हो गया? बेटा आप सब लोग अपने माइक बंद कर लिया कीजिए और तभी ओपन किया कीजिए जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, ठीक है? तो कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो हम इसको माइक्रो में पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर दूसरी चीज आती है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब इकोनॉमिक्स वर्ड है यूटिलिटी, इकोनॉमिक वर्ड है यूटिलिटी। इंग्लिश इसका वर्ड है सेटिस्फैक्शन। और जब हम सेटिस्फैक्शन की बात करें, जब हम यूटिलिटी की बात करें, तो दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। वो हम आपको तब बताएंगे जब यूटिलिटी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तीसरी बात, कंज्यूमर के बिहेवियर में हम तीसरी चीज पढ़ते हैं, डिमांड। डिमांड, ये 3 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे कंज्यूमर से रिलेटेड, क्योंकि कंज्यूमर ही डिमांड करता है। अच्छा, कंज्यूमर डिमांड करता है तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए सामान बनाना पड़ेगा। तो चौथी चीज हम क्या बनाएंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो बेटा उस चीज की क्या आती है? कॉस्ट। बिल्कुल। जब कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन हो जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी, उसके बाद हम उसका प्राइस सेट करेंगे और उसको मार्केट में क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। और जब हम सप्लाई कर देंगे मार्केट में तो हम क्या करेंगे? इनकम अर्न करेंगे, रेवेन्यू। करेक्ट? और रेवेन्यू को जब हम मार्केट में बेचेंगे तो उस वजह से हमें अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना पड़ेगा? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सभी को समझ में आ गई इतनी बात? यस सर। यस। तो सिलेबस आपका कैसे कनेक्टेड है ये आप समझ गए? माइक्रो की बात। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद बात करते हैं मैक्रो की, और जहां पर हमारे लिए फोकस वर्ड क्या होगा? एग्रीगेट्स, राइट। इसमें हम सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। करेक्ट। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। तीसरा Money and चैप्टर हम banking. पढ़ने जाएंगे इसमें मनी एंड बैंकिंग। फिर एग्रीगेट और सप्लाई एंड डिमांड। वेरी राइट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इतना तक आपका मैक्रो में इन्होंने दे रखा है। मैक्रो में इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, बट उन्होंने आपको इतना ही दिया है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन इकोनॉमी है आपके इसमें, और इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम बेसिक लेवल पर समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, किस तरीके से हम अपनी पूरे इंडिया की इकोनॉमी को समझ सकते हैं, किस तरीके के फीचर्स हैं, किस तरीके के ट्रेट्स हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में, राइट। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कंट्री का। इन सब चीजों की बात हम पढ़ेंगे आपके इंडियन इकोनॉमी के लास्ट सेक्शन में। सर ये वाला सिलेबस में तो शायद है नहीं इंडियन बेटा इकोनॉमी तो नहीं है बुक में। सॉरी, हमारी फाउंडेशन की बुक में नहीं है सर इंडियन इकोनॉमी। है, थोड़ा सा तो है। ये नहीं, थोड़ा सा ही है, मैंने आपको ज्यादा नहीं बोला है। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इंडियन इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। केवल इसका ओवरव्यू दिया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दी है बहुत ज्यादा, और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, दैट्स इट। इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है।
अब अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखें यहाँ पे फर्दर, तो आप यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल्स, वेल्थ, यूटिलिटी, प्रोडक्शन, इनकी डेफिनेशन, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, पीपीसी क्या है, डिमांड यहाँ पर आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, प्रोडक्शन आ गया, कॉस्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अलग अलग तरीके की मार्केट कौन कौन सी हैं, करेक्ट, उनकी स्ट्रेटजीज क्या होती है, प्राइसिंग, यहां पर उसको खत्म कर दिया है। उसके बाद आपका नेशनल इनकम आता है, जिसमें अलग अलग टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं, जीएनपी कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब ये सब चीजें क्या होती हैं, इसको कैसे हम देख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, ये अलग अलग नाम क्या हैं, तो इनका मीनिंग भी हम समझेंगे। उसके बाद मनी पढ़ेंगे हम, ये सारी चीजें, मनी सप्लाई किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हमारे लिए बहुत आसान लगता था हमें 12th में कि ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन जब आप इसे थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो आपको बड़ा मजेदार लगेगा चैप्टर की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये जो चैप्टर है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है कि क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन इसमें लिखा हुआ है, आपने देखा। हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम कैसा हो, साउंड बैंकिंग सिस्टम कैसा हो, उसमें क्या क्या जरूरतें हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे, और हम ये सारी चीजें बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम लॉजिकली पढ़ने वाले हैं, रियल वर्ल्ड से इन सब चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पार्ट देखें तो ये इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट जो मैं अभी कह रहा था आपको, यहाँ पर हम इतने पार्ट को पढ़ने वाले हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। यस प्लीज सर, हमारे बुक में तो ये है ही नहीं सर, इंडियन इकोनॉमी। यस सर, हमारे बुक में बिल्कुल नहीं है ये आपकी बुक में कहाँ तक है? सर बस ये दिया है हमारे बुक में कि मनी सेक्शन ये है मार्केट तक है फंडामेंटल ऑफ सर, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग उसमें है, फिर बेसिक इसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजर्स इकोनॉमिक्स है, फॉर्म्स ऑफ ये मार्केट है, यहाँ तक मनी एंड लास्ट बैंकिंग है। लास्ट सर यहाँ तक है, मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी मार्केट। केवल बैंकिंग तक है आपका मतलब? यस सर। यस सर। मेरे को जो इंस्टीट्यूट से अवेलेबल हुई है बुक, वो मेरे को ये वाली बुक अवेलेबल हुई है, बट अगेन मैं इसको क्रॉस चेक करवा लेता हूँ कि कहीं आपके सिलेबस को डिडक्ट तो नहीं कर दिया है, बिकॉज मेरे को तो इंस्टीट्यूट से यही बुक मिली है। खैर, मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करके हम तब उसको पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम फिर इसको बैंकिंग तक एंड सर हो करेंगे। सकता है कि सिलेबस ऐड हो गया हो 2020 में। पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैं इस चीज को क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चे। ओके सर। डोंट वरी, हम केवल वो चीज पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सारी चीजें नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरी है, करेक्ट, राइट, ठीक है। सो हमने आज जो बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस की हैं कि क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, एक दूसरे से रिलेशन क्या है चैप्टर्स का, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा समझा, ठीक है। और डायग्राम्स की हमने थोड़ी बेसिक चीजें सीखी, कई बच्चों को आती थी, इट वाज वेरी गुड कि आप लोगों को वो चीजें आती हैं, कुछ बच्चों को तो बहुत ही अच्छे से आती थी, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आती है वो लोग बहुत और भी ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ रियलिटी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आसपास के हमारे एनवायरनमेंट में क्या कैसे इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है। जैसे हम बैंकिंग जब पढ़ेंगे तो बैंकिंग को हम एनपीए के थ्रू पढ़ेंगे। एनपीए क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होते हैं ये? जैसे विजय माल्या जी भाग गए हमारे बैंक के पैसे लेके, राइट, नीरव मोदी भाग गए बैंक के पैसे लेके, तो उससे बैंक्स पर क्या असर पड़ा, बैंक क्यों इशू रहता है बैंक को अगर ऐसा कुछ हो जाए, एनपीएस एक्चुअल में होते क्या हैं, उन सब से हम जब रिलेट कर कर पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा इकोनॉमिक। कई बच्चों को बहुत पैनिक लग सकता है कि हाँ भाई ये तो बड़ा टिपिकल था जब हम पढ़ते थे, बट आई बिलीव कि आपको अच्छा लगेगा जब आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे, करेक्ट, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहता हूँ, हम इसको बहुत ही रियलिस्टिक वे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, तो आप लोग मुझे अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से ही आंसर करना, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सारे चैप्टर से मैं मिक्स करके क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आज हम केवल इंट्रोडक्टरी क्लास रख रहे हैं,
हम आज कोई टॉपिक पे जंप नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कल से हम टॉपिक पे जाएंगे। आज हम आपसे केवल और केवल बेसिक्स बात करेंगे, बेसिक्स पे छोटी छोटी चीजों पे बात करेंगे, सो दैट कि हमें समझ में आए कि आप कितना पढ़ चुके हैं, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में, तो उसमें एक वर्ड था इंजेक्शन। किसी को पता है इंजेक्शन क्या होता है? So when there is an addition of investment. इन्वेस्टमेंट सर। इन्वेस्टमेंट नहीं, So when there is इंजेक्शन पूछा addition मैंने। of investment. एडिशनल Very good. इन्वेस्टमेंट। सर जब सर मार्केट में फाइनेंशियल डिफ्लेक्शन होता पोजीशन है को तो बूस्ट अप करने के लिए कोई भी चीज की जाए वो इंजेक्शन होती है। सर बेटा इन्वेस्टमेंट एक बार करते दोबारा हैं और बताइए। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होती है उसको इंजेक्शन कहते हैं ना। गवर्नमेंट सर जब एक्सपेंडिचर जो करती है, ओके। सर मे आई स्पीक सर। यस यस प्लीज। सर जब मार्केट में डिफ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट जो हमें इन्वेस्टमेंट देती है सर, वो एज एन इंजेक्शन वर्क करती है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाए। वन बाय वन, यस ओके। अच्छा, तो आपका नाम बताइए बच्चे। सर गुरतेज सिंह। गुरतेज सिंह। सो गुरतेज, आपने बोला कि जब डिफ्लेशन होता है और उस टाइम सर पर आई आंसर्ड दैट सर, वैदिक। ओके वैदिक, ओके फाइन। सो वैदिक, आपने बोला कि डिफ्लेशन जब होता है, एक एक करके बच्चे, जंप नहीं करेंगे एक दूसरे के बीच में। आपने बोला कि जब गवर्नमेंट जब डिफ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है अपने, और उसको हम इंजेक्शन कह सकते हैं, राइट? सर इसमें यही शायद कहा आपने? एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकता है। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकते हैं, ओके। सर मैं बोलूं? अच्छा, मुझे एक बात, सर इसके अलावा क्या होता है? हाँ गुरतेज। सर मनी फ्लो को बढ़ाना। सर इन्वेस्टमेंट जो की हुई है उनको मार्केट में लेके आना। ओके, सर मैं बोलूं सर विवेक? कोई रियलिस्टिक एग्जांपल दे सकते हो गुरतेज? हाँ, मैं आपके पास भी आता हूँ बच्चे, रुकिए। हाँ गुरतेज। सर जैसे बैंक में सेविंग्स करते हैं और उनको मार्केट में मनी को लेके आना। ओके, पैसे को मार्केट में लेकर आना। ओके, ऋतिक आप बताइए। सर लोगों के हाथ में पैसे आने के लिए जो मार्केट में लोग कैश करते हैं। फिर से बोलिए। सर मार्केट लोगों के हाथ में पैसे आना, मतलब लोगों के हाथ में पैसे आ जाएं। एक्सपेंसिव हो गया, लोग खर्चे। ओके, यस प्लीज। सर मैं बोलूं सर? नहीं वेट, विशाल बोल रहे हैं। यस सर। हाँ विशाल, थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। विशाल, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैं बोलूं? सर मैं बोल दूं सर? वन बाय वन, एक साथ नहीं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए कोई चीज की जाए तो इंजेक्शन है। ओके, यस शुभम। सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए कोई चीज की जाए तो इंजेक्शन कहलाती है। ओके, अच्छा मुझे जनरली बताओ, ये तो ठीक है, ये तो आप इकोनॉमिक्स जैसे कि मान लीजिए सर। हाँ बोलिए बेटा। हाँ सर, जैसे कि हम इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। जैसे लाइक हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लाइक गवर्नमेंट डैम्स बना रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो उससे मनी जो है फ्लो करता है सर सबके पास मल्टीपल टाइम। और सर जब हम उनसे जब हम पैसे ले लेते हैं, जब टैक्स या सेविंग्स के तौर पर, तो उसे लीकेज कहते हैं। ओके, वेरी गुड। जीडीपी बढ़ाने के लिए, कंट्री की जीडीपी बढ़ाने के लिए। ओके, सो हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं कि जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है कुछ चीजों में। अच्छा, अगर हम इसको बहुत जनरली पढ़ें, जनरली, ये तो हम सब लोग थोड़ा सा और टेक्निकल हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों को चीजों का पता है,
लेकिन हम इसको पहले जनरली पढ़ते हैं ताकि सभी को समझ में आए। जिसको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है हमें उनको भी कंसिडर करना है, राइट। तो अगर हम इंजेक्शन, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें इंजेक्ट करता है, करेक्ट, इंजेक्शन लगाता है। जब वो इंजेक्शन लगाता है तो कुछ दवाई जो है वो इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, करेक्ट है ना। तो इंजेक्शन क्या होता है बेटा? इंजेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी से बाहर की चीज है और वो आपकी टेरिटरी के अंदर आ रही है। अब कंट्री इंजेक्ट कैसे होती है? अगर मैं कंट्री की इंजेक्शन के बारे में पूछूं तो कंट्री से बाहर का कोई पैसा कंट्री के अंदर आ जाए तो वो कंट्री के लिए इंजेक्शन है। स्टेट से बाहर का पैसा जो स्टेट में आ जाए तो वो स्टेट के लिए इंजेक्शन है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं मैं जो बता रहा हूं? यस सर। फिर आप इसको फ्लो चार्ट से कैसे रिलेट कर रहे हो, सर्कुलर फ्लो चार्ट से? नहीं बेटा, मैंने फ्लो चार्ट से भी रिलेट ही नहीं किया। मैं तो केवल आपसे इंजेक्शन का मतलब पूछ रहा था। मैंने आपसे पूछा इंजेक्शन क्या होता है, दैट्स इट। मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ये पूछा था कि टॉपिक था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और उसमें हमने एक चीज पढ़ते हैं हम, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन क्या होता है, मैंने केवल इतना पूछा था आपसे, राइट। ओके सर। तो इंजेक्शन का जनरल मतलब क्या हुआ जो आप समझे? कोई ऐसी चीज जो कि किसी बाहर से टेरिटरी अंदर के लाना है। बाहर है, यस, कोई बाहर चीज से अंदर किसी लाना सर। टेरिटरी के, यस यस यस, बाहर से किसी चीज का तो एंटर जैसे करना। कि एक्सपोर्ट जो होते हैं बढ़ जाते हैं तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे एक्सपोर्ट है, बाहर के लोगों का पैसा है, कंट्री के लिए क्या हो गया ये? इंजेक्शन, करेक्ट। जैसे मान लो अभी उत्तराखंड स्टेट में अभी आपको पता है ना, बहुत बड़ा तपोवन करके वहां यस पर एक सर, बहुत हाँ, फट गया, ग्लेशियर टूट गया आगे ग्लेशियर पर ग्लेशियर टूट गया, है ना। लैंडस्लाइड। हाँ, ये सारी चीजें पैनिक हो गया। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया, राइट। यस सर। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया वो पैसा? इंजेक्शन। इंजेक्शन हो गया। समझ गए आप बात को? यस सर। ठीक है। डोनेशन हो गया सर। तो इंजेक्शन मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज जो आपकी टेरिटरी के बाहर से आपकी टेरिटरी के अंदर आ रही है, वही चीज आपके लिए क्या है? इंजेक्शन है। क्लियर हो गया? यस सर। गुड। अब मुझे बताओ लीकेजेस क्या होना चाहिए? सर जैसे हमारा जो कंट्री की कोई पैसा है चीज वो अगर कहीं बाहर और जा जाएगी रहा तो है, वो लीकेज होगी दूसरी फिर। जगह पे। वन बाय वन। बेटा पहले आप अपना नाम बताएंगे, देन आप आंसर सर करेंगे। विवेक सर, ऐसे सेविंग्स और टैक्स। बेटा पहले आप अपना नाम बताएंगे, देन आप आंसर विवेक राज करेंगे। सर। विवेक राज। सो विवेक राज बताएं अब अपना आंसर। सेविंग्स और टैक्स होता है सर लीकेज। कैसे कैसे होता है सेविंग्स और टैक्स लीकेज? सर may I answer this? यस यस यस। सर जैसे सर अगर किसी ने okay. अपने पास सेविंग रखी तो वेट सर वो तो एक वेट, अभी यश को बोलने दो, आपने अपने टाइम पर नहीं बोला। हाँ यश। सर सर actually जैसे yes, इम्पोर्ट्स वगैरह। सर मैं बोलूं? वन बाय वन। हाँ अमित। सर हाँ जैसे अमित। अभी आपने बताया जैसे है ना, इंजेक्शन होता है कोई भी बाहर की चीज अंदर आना, जैसे एक्सपोर्ट बताया आपने, राइट। तो वैसे ही सर लीकेज मतलब जैसे हम इम्पोर्ट, जैसे कोई अंदर की चीज बाहर जाना, जैसे वेरी अपने गुड, वेरी गुड। कंट्री से दूसरी कंट्री में इम्पोर्ट करना, वही लीकेज होगा, अपोजिट होगा उसका। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब मुझे एक आंसर आया था शायद विवेक से। विवेक ने आंसर किया था सेविंग्स और टैक्स लीकेजेस हैं। कोई मुझे बता सकता है कैसे? विवेक आप ही बताओ सबसे पहले कि सेविंग एक लीकेज कैसे है? सर जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पैसा, जैसे हम लोग जो हाउस होल्ड होते हैं वो कुछ कंजम्पशन राइट। करते हैं और कुछ सेव करते हैं, तो अगर हम जिस पैसे को सेव किए वो तो सर मार्केट में आया ही नहीं, तो वो किसी के पास फ्लो किया ही नहीं, बहुत तो बढ़िया, सर वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लीकेज वेरी गुड हुआ। आंसर। यानी कि जैसे अगर हमारे पास 10,000 रुपए की इनकम है या 50,000 रुपए की इनकम है, अगर हम वो सारा का सारा खर्च कर दें, मार्केट ने हमें 50,000 रुपए दिए
और हमने 50 में से 5 बचा लिए और 45 वापस इन्वेस्ट कर दिए, वापस खर्च कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, वटेवर हमने जो भी कुछ किया, तो हमने 5,000 जो कमाए थे उसमें से 5,000 बचा लिए, वापस मार्केट को 45,000 रुपए किए। तो बेटा 5,000 हमने मार्केट में जाने से रोक लिया, इसीलिए मार्केट से 5,000 रुपए क्या हो गए, बाहर हो गए। इसीलिए इस सेविंग्स को क्या कहते हैं, लीकेज। समझ में आ गया सभी को? सिमिलरली टैक्स भी क्या हो गया, एक टैक्स भी लीकेज है सर। बिल्कुल टैक्स लीकेज है। कैसे सर? जैसे गवर्नमेंट ने हमसे जो का पैसे पैसा ले सेंट्रल लिए गवर्नमेंट के पास वो जा रहा है। हाउस होल्ड तो यूज कर नहीं सकते हैं अब, तो अभी के लिए तो सर वो लीकेज है। हाँ, लेकिन बाद में उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरह से इंजेक्शन बनाया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए वो सर लीकेज हो जाता है क्योंकि हाउस होल्ड वेरी के पास गुड, तो वो वेरी गुड, गया ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी के लिए वो लीकेज है, लेकिन यस, गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है वो वापस बाद में आपकी इकोनॉमी में दोबारा से क्या करेगी, इंजेक्ट करेगी, तो तब जाकर वो क्या बनेगा, इंजेक्शन बन जाएगा। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। अगला टॉपिक मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है सर? महंगाई। और डिफ्लेशन क्या होता है? सर आकाश, when there is a condition आकाश। of hike in price of commodities, that is called inflation. बहुत बढ़िया, सिंपल आंसर। सर मतलब महंगाई बढ़ मार्केट में उछाल आना सर। महंगाई बढ़ जाना, सिंपल महंगाई भाषा में बढ़ महंगाई जाती बढ़ जाना सर। सिंपल भाषा में मार्केट बात में करें तो उछाल आना। महंगाई बढ़ जाएगी। यस सर। राइट, यस सर। महंगाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ गए, एक ही बात सर होती है। विवेक सर, लॉन्ग पीरियड ऑफ Yes. टाइम के लिए सब किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, विवेक ने आंसर किया लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस बढ़ जाना उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और कुछ बच्चों ने बोला कि केवल प्राइस का बढ़ जाना इन्फ्लेशन है। तो दोनों में से कौन सा आंसर सही है? लॉन्ग टर्म वाला। लॉन्ग टर्म वाला। ऐसा क्यों अश्विनी? सर क्योंकि वो लंबे समय तक फ्लैट रहता है, वो तक कंसिस्टेंट रहता है वो, इसलिए स्टेबल कंसिस्टेंट इंक्रीज है वो, इसलिए सर ओके। क्योंकि वो जो लॉन्ग टर्म में है तभी तो महंगाई बोल पाएंगे ना। बिल्कुल ठीक, यानी कि महंगाई तो हम तब बोलेंगे जब वो हमारे पास, हमारे ऊपर कॉन्स्टेंटली इंपैक्ट करता रहेगा। अब एक दिन किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो वो तो किसी भी वजह से बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली हमें इंपैक्ट कर रहा है तब जाकर हम उसे बोलेंगे महंगाई बढ़ गई। राइट, तो हमेशा याद रखें, कॉन्स्टेंटली प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन होता है। केवल प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली बढ़ना इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा मुझे बताइए, इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है या नहीं है? यस सर, इट इज अ मिडिल प्रॉब्लम। क्लास के लिए प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन क्या एक प्रॉब्लम है या नहीं है? यस सर सर, है। वैदिक यस सर, सर, प्रॉब्लम यस। तो है। बिल्कुल है। किसके लिए? यस सर। यस। सो ये किसके लिए प्रॉब्लम है? मिडिल मिडिल क्लास क्लास पीपल और फैमिली जिनके इनकम कम है। यस सर। ओके, अगर मैं वन वर्ड में पूछूं तो? सर जनरल। एक सिंगल वर्ड में बताइए किसके लिए प्रॉब्लम है? पुअर। सर बैक क्या हम इसे कंज्यूमर बोल सकते सर हैं? लो लेवल इनकम वाले लोगों के लिए। सर पुअर कंज्यूमर। ये वन वर्ड है? सर पब्लिक। पुअर कंज्यूमर, पब्लिक, कंज्यूमर, राइट। कंज्यूमर्स, खरीदने वाले के लिए प्रॉब्लम हो सकती है भाई, सारे खरीदने वाले के लिए नहीं, मैक्सिमम खरीदने वालों के लिए इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या डिफ्लेशन अच्छी चीज है? सर काइंड ऑफ कह सकते हैं कि डिफ्लेशन अच्छी कह सकते हैं डिफ्लेशन अच्छा से है। जैसे कि जो सारा जो अमाउंट है वो नेशन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब जो
नहीं इस्तेमाल नहीं हो जाएगा। मुझे सर पहले इतना क्वेश्चन क्या बताओ, था सर? डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बताइएगा। क्वेश्चन क्या था? फिर से बात करते हैं। आप सभी ने बोला इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर को महंगा पड़ता है वही सामान, और वो भी कॉन्स्टेंटली। ठीक हो गया। तो इसका मतलब डिफ्लेशन एक अच्छी चीज होना चाहिए। तो डिफ्लेशन अच्छा है या नहीं है? नो सर, डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है। अगर ज्यादा डिफ्लेशन तो डिफ्लेशन भी कंट्री के अच्छा लिए नहीं। प्रॉब्लम है ना। कैसे? सर फ्यूचर मनी की वैल्यू के कंट्री में तो नहीं सर कंट्री में उससे तो इकोनॉमी कंज्यूमर भी बहुत आता है। ज्यादा डाउन हो जाएगी ना। नहीं वो ठीक है, वो हम सर पढ़ेंगे, डिफ्लेशन वो भी अच्छा नहीं है समझेंगे। क्योंकि उससे इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। नहीं मैं आपके लिए कह रहा हूं, आप मुझे बताइए कि आपको डिफ्लेशन हो जाए तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपके लिए अच्छा है बुरा है? आप अपनी बात नॉर्मल बताइए। पीपल के लिए अच्छा हमारी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए बुरा है क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई वो पूरी कर पाएंगे नहीं। नहीं साहिल, वो जनरली नॉर्मल पीपल के लिए अच्छा है सही है, सर। मैक्रो लेवल पे सर थोड़ा वेट। हाँ, वन बाय वन। सर मैं आई और आंसर आप सर लोग मैं पहले आई आंसर मुझे दिस अभी वैदिक पहले आंसर करो मुझे। वैदिक यस क्या सर। बोल रहे सर हैं? इस जब सर डिफ्लेशन होता है तो सर परचेजिंग अगर पावर कंज्यूमर की बढ़ जाती है, तो इस रीजन से कंज्यूमर्स के लिए काफी हद तक बेनिफिशियल होता है सर वो। सर डिफ्लेशन खराब ओके, इसलिए है सर कंज्यूमर्स के लिए क्योंकि हम भी तो किसी चीज को सेल कर रहे होंगे, आगे चल के हम भी तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो हमारे ही पास इनकम वेरी नहीं आएगी तो फिर कहाँ से? सर वैल्यू कम हो एग्जैक्टली, जाएगी। राइट। डिफ्लेशन से तो कहने का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट वन बाय वन। देखिए, आप जंप मत कीजिए डिस्कशन में। हम डिस्कशन करेंगे तभी हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट डिस्कशन को पैनिक करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सारे लोग एक साथ जंप मत किया कीजिए, ठीक है? वन बाय वन, पहले एक को बोलने दो, लेट द वन कंप्लीट एंड देन आफ्टर जंप इनटू द डिस्कशन, राइट? सो हमने बात करी कि इन्फ्लेशन कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम है, तो डिफ्लेशन अच्छी चीज होनी चाहिए। बट अगेन डिफ्लेशन अच्छी चीज नहीं है, कुछ बच्चों ने बताया। डिफ्लेशन अच्छा क्यों नहीं है? कि कंज्यूमर के लिए तो ठीक है, मान लिया कि कंज्यूमर के हिसाब से अगर हम अपने आप को कंज्यूमर माने, सामान खरीदने वाला माने, मैक्रो लेवल पे तो सर हमारे लिए डिफ्लेशन अच्छा सही हो नहीं है। सकता है। लेकिन जब हम बात प्रोड्यूसर की करें, तो प्रोड्यूसर के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके तो रेट्स कम हो गए, उसकी जो उसके कम हो प्रोडक्ट गया के रेट कम हो गए, इनकम कम हो गई। करेक्ट है ना? और प्रोड्यूसर अगर पैनिक करेगा तो आगे आने वाले टाइम पे कंज्यूमर ऑटोमेटिकली पैनिक करेगा। ऐसा क्यों? सर वैल्यू नहीं रहेगी उस चीज की। नहीं, और कोई? क्या सर, एक बार दोबारा? अगर प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम होगी तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम कैसे होगी? प्रोड्यूसर विल स्टॉप सेलिंग इट। सर जब सर प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस सामान ही कम नहीं कर खरीद पाएगा पाएगा सर। प्रॉब्लम में, तो सर कंज्यूमर कंज्यूमर बहुत कंज्यूम कम कहाँ बाय से कर करेगा? पाएगा। सर फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। राइट। तो उससे सर क्या इम्पैक्ट आएगा? बहुत कम बाय कर सर पाएगा। सप्लाई कम हो जाएगी। कहाँ से करेगा? बिल्कुल ठीक। अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना छोड़ देगा तो चीजें मार्केट में कम हो जाएंगी, और अगर मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। महंगी हो जाएंगी, फिर डिमांड कम हो यस, जाएगी। फिर डिमांड कम हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं सारी चीजें एक दूसरे से कैसे वेल कनेक्टेड हैं। यस इसीलिए सर। इन्फ्लेशन और Yes, sir. डिफ्लेशन दोनों ही प्रॉब्लम में रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका हम आंसर एक और तरीके से कर सकते हैं कि अगर डिफ्लेशन हुआ तो प्रोड्यूसर का सामान कम बिकेगा या सस्ता बिकेगा, और अगर सस्ता बिकेगा तो उसकी इनकम कम हो जाएगी, और अगर इनकम कम हो गई तो वो लोगों को हटाना शुरू करेगा। उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो सैलरी कैसे बांटेगा? अगर हटाना शुरू करेगा तो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, और जिसको हटा रहा है एक्चुअली वही कंज्यूमर है, राइट? तो कहने का मतलब क्या कि डिफ्लेशन हो तो भी प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर पैनिक में आ गया डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली कंज्यूमर भी। और अगर इन्फ्लेशन हो तो कंज्यूमर पैनिक हो गया, वो सामान नहीं खरीद रहा है। सामान नहीं खरीद रहा है तो प्रोड्यूसर का सामान नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा है तो वो भी पैनिक। तो कहने का मतलब क्या है? दोनों प्रॉब्लम आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक चीज होती है तो वो पहले शुरुआती इनिशियल स्टेज में
वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को इम्पैक्ट करती है, लेकिन लेटर ऑन वो दूसरे को भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती ही करती है। करेक्ट? बात सभी को समझ में आ गई? यस सर। गुड। यस सर। तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात हमने करी। हम इसी तरीके के डिस्कशन करेंगे तो बेटर है, या फिर हम आपको प्रॉपरली पढ़ाएं जैसे क्लासेस में पढ़ाते हैं, वो ज्यादा बेटर है? डिस्कशन ही मजेदार है। ज्यादा बेटर है, डिस्कशन ज्यादा बेटर है। डिस्कशन अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी सर। ठीक है, हम दोनों करेंगे। डिस्कशन इज बेटर। डिस्कशन इज बेटर। सो हम डिस्कशन भी करेंगे और हम उस एंगल से भी पढ़ेंगे, जैसे क्लासरूम स्टडी जैसे लिख के हम पढ़ाते हैं, दोनों तरीके से करेंगे सो दैट कि आपको हर तरीके से समझ। करेक्ट? यस सर, वो बेटर है। बट बच्चे, डिस्कशन की एक प्रॉब्लम मुझे जो दिखाई दे रही है आप सभी लोगों के सामने, यू पीपल आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स, सो बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल्स, राइट? आप लोग डिस्कशन में जंप इन मत कीजिए। सबसे पहले आप अपना पॉइंट रखें, नाम बोलें, और जिसको मैं बोलूं वही आप केवल आंसर करें, एक के बाद एक आंसर रेज करेंगे हैंड तो कर लेंगे ना। सॉरी सर रेज हैंड कर लेंगे ना, फिर आप बता देना कौन आंसर करेगा। हाँ, रेज हैंड कर लेना, रेज हैंड कर लो तो वो ज्यादा अच्छा है। हैंड रेज करके मैं आपको अलाउ कर दूंगा, आप तब बोलेंगे, ठीक है? नहीं तो इशू रहते हैं। करेक्ट? यस। सो नाउ वी आर गेटिंग डिफरेंट हैंड्स। गुड। चलिए, सो इसी तरीके से अभी हम आज केवल इसी छोटी छोटी डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है? मुझे बताइए कि ओलिगोपोली के बारे में किसने सुना है? यस सर, सुना है लेकिन याद नहीं है अभी पूरी ठीक से। 1 by 1 जिसको आंसर पता है, साहिल। इसमें थोड़ी सी फ्यू मार्केट्स होती हैं। डायरेक्ट आंसर नहीं बच्चे, साहिल ने आंसर करना है। साहिल। ओके, साहिल नहीं कर पाया अभी आंसर। विवेक। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे कहने का मतलब ओलिगोपॉली में ये होता है कि कुछ फ्यू मार्केट्स होते हैं, फ्यू सप्लायर्स होते हैं जो पूरे मार्केट पे कंट्रोल करते हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जैसे जियो हो गया, एयरटेल, कुछ ही कंपनी है वही पूरे विराट के। या सॉफ्ट ड्रिंक्स में देख सकते हैं, कोका कोला हो गया, थम्स अप, पेप्सी हो गया, ये सब जो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म है वो सारे सेल्स को कवर कर लेते हैं इंडस्ट्री के। जैसे कह सकते हैं सर, ओलिगोपोलिस्टिक फर्म जो होता है वो कह सकते हैं कैट्स इन अ बैग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विवेक आंसर कर रहे हैं, ये विवेक का आंसर है। यस सर, मेरा है सर। ओके, नहीं मैं पूछ रहा हूं कि अच्छा विवेक ही बोल रहे हैं ना आंसर। ओके गुड। ओके, और कोई आंसर करना चाहता है विवेक के अलावा? नहीं। सो विवेक ने आंसर किया टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बारे में। कोई मुझे 2-3 टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज बताओ, 1 by 1। एयरटेल, वोडाफोन, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ठीक है, और बस? आइडिया, BSNL, जियो, ये सारे के सारे क्या है? रिलायंस, मतलब टेलीकॉम कंपनीज हैं, राइट? टेलीकॉम कंपनीज हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि आपने कभी इस तरीके का देखा है कि भाई जियो एक ऑफर लेकर आया और एयरटेल भी वैसा ही कुछ ऑफर ले आया, या एयरटेल ऑफर लेकर आया तो उसी के आसपास का या तो उसी के जैसा देखा होगा आपने, राइट? सिर्फ वैसा ही हो रहा है, सब उसको कॉपी करे जा रहे हैं। हाँ, एक तरीके से एक जैसा आसपास का प्राइसिंग रखते हैं। इस फीचर को क्या कहते हैं ओलिगोपोली के? कंपटीशन चल रहा है। सॉरी, कंपटीशन। 1 by 1 हैंड रेज। सर हैंड रेज। यस, यस। जैसे कंपटीशन आंसर कंपटीशन के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ओके, नहीं मैंने कंपटीशन की बात अलग है।
इंटरडिपेंडेंस है नो। सर मोनोपोलिस्टिक इंटरडिपेंडेंस कंपटीशन। किस चीज की? इंटरडिपेंडेंस किस चीज की? विशाल, विशाल आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बच्चे, सभी की आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। यस सर प्लीज, नॉन कोई और प्राइस आंसर करना चाहते हैं? कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक नॉन, कंपटीशन बोलते हैं। ये नॉन प्राइस कंपटीशन। बिल्कुल ठीक, नॉन प्राइस कंपटीशन। नाम ये बोलना भूल गए कंपीट तो विवेक। करते हैं। हाँ विवेक, सो सभी ये कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं, एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन प्राइस वॉर नहीं करते हैं, ये प्राइस के बीच में नहीं रहते हैं, प्राइस की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते होंगे? प्राइस वॉर नहीं कर रहे हैं, प्राइस एक जैसा ही रख रहे हैं। जैसे चलो इसका टेलीकॉम का छोड़ो, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेप्सी और कोक। पेप्सी ने 15 रुपए की बोतल करी थी, प्लास्टिक वाली छोटी वाली, कोक ने भी 15 रुपए की कर दी। ऐसा क्यों? ये प्राइस वॉर क्यों नहीं करते हैं? सर फिर उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी जिसने पहले कम किया है। ओके, सो सर क्योंकि प्रोडक्ट लगभग सेम ही है, तो सब्स्टिट्यूट ओके, अवेलेबल होता है इसलिए। सर बहुत आर ब्रांड है। सर अगर वो प्राइस देंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे ना। अच्छा, लेकिन अगर मान लिया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल सुने। जैसे मान लो पेप्सी ने 15 रुपए का बॉटल का प्राइस रखा, तो भाई आप कह रहे हैं कोक को भी रखना पड़ेगा 15 रुपए, नहीं तो कोक बाहर हो जाएगा, करेक्ट है? तो कोक 14 प्राइस कर ले, 13 रुपए प्राइस कर ले, क्या दिक्कत है? सर कर ले प्रॉफिट भाई भी तो प्राइस। अर्न करना उन्हें। एग्जैक्टली ये फर्म्स क्या हैं, ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स क्या होती हैं, बहुत समझदार होती हैं। इन्हें पता है कि पूरा मार्केट ही हमारा है, फालतू में प्राइस के चक्कर में लड़ाई करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि ठीक है भाई, प्राइस हम आसपास रखेंगे, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के थ्रू हम ज्यादा मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर प्राइस वॉर करने लगे तो फिर तो कस्टमर फायदा ले जाएगा, राइट? तो ये क्या करते हैं, ये प्राइस एक तरीके का रखते हैं और बाकी दूसरे तरीके से कॉम्पीट करते हैं। इसीलिए इस फीचर को क्या बोलते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन। सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इसीलिए बेटा ये कभी भी प्राइस को एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव नहीं बनाते हैं। ये क्या करेंगे, ये जैसे सीजन के हिसाब से प्राइस में आप देखेंगे इनके बदलाव होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ठंडियां चल रही थी, सर्दियां हो रही थी, इन्होंने प्राइस 15 रुपए कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है सर्दियों में कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है, लेकिन प्राइस कम कर देंगे तो शायद पी ले, करेक्ट? 20 रुपए की मिनरल वाटर की बोतल से अच्छा वो सोचेगा चलो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और कोल्ड ड्रिंक की कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी। 15 रुपए का प्राइस कर दिया, स्मार्ट गेम खेलते हैं। तो दोनों ने 15 कर दिया, तो प्राइस वॉर भी नहीं हुआ और दोनों ने मार्केट से डिमांड भी ले ली। अगर ये 20 ही रखते तो क्या होता, तो इनका प्रोडक्ट कोई नहीं लेता, क्योंकि भाई सर्दियां चल रही हैं, गला खराब हो सकता है, राइट? तो ये क्या करते हैं, बहुत स्मार्टली प्ले करती हैं इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, और प्राइस उस टाइम पर कम करते हैं जब इनका ऑफ सीजन होता है। अब आप देखें, वापस से कोक ने 20 रुपए प्राइस कर दिया, ठीक है? और देखेंगे आप 1-2 दिन में, 10 दिन में वापस पेप्सी भी 15 रुपए से 20 रुपए पे जंप कर जाएगा, क्योंकि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं ऑलमोस्ट, और अब इनकी डिमांड बाय डिफॉल्ट बढ़ेगी, लोग ठंडा पीने की वो करेंगे, तो इनकी डिमांड दोबारा से बढ़ जाएगी, राइट? तो इतना आपको समझ में आया कि ओलिगोपोली में क्या करते हैं ये लोग, प्राइस को कॉम्पीट करते हैं। प्राइस के अलावा अदर डिटरमिनेंट्स को करते हैं फॉलो। हाँ, प्राइस के अलावा बाकी चीजों से एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, जैसे आउटपुट से कॉम्पीट करते हैं। जैसे आप जाते होंगे कभी कभी, तो आप बोलते होंगे जी कोको कोला दे दो, वो बोलते होंगे कोको कोला नहीं है भाई, दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा ले लो, पेप्सी ले लो। तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें तो कोको कोला ही अच्छी लगती है, हमें तो पेप्सी नहीं चाहिए, करेक्ट? ऐसा कुछ केसेस में ही होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है वो भी कोला ही है और ये भी कोला ही है, चलो ले ही लो, कोई बात नहीं, वो नहीं है तो यही सही।
तो ये क्या करते हैं, अपने आउटपुट को इस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं कि इनकी डिमांड मार्केट में बनी रहे और ये दूसरे से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सप्लाई का खेल खेलते हैं, मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन का खेल खेलते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्केट करते हैं अपने आप को, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपने एडवर्टीजमेंट में रखते हैं ताकि ज्यादा लोगों तक कनेक्ट कर सके। तो बाकी सारी चीजों में कॉम्पीट करते हैं, केवल प्राइस में कॉम्पीट नहीं करते, क्योंकि अगर प्राइस में कॉम्पीट करेंगे तो पहले एक कम करेगा, फिर दूसरा उससे कम करेगा, फिर पहले वाला दोबारा कम कर देगा, फिर दूसरा और कम कर देगा। तो इससे इनका खुद का नुकसान है और कस्टमर फायदा ले गया। लेकिन इन्हें पता है जब हम दो ही हैं तो लड़ाई झगड़ा क्यों करें, प्राइस सेम रहते हैं, दोनों कमाएंगे, लेकिन ज्यादा मार्केट पकड़ने की कोशिश करेंगे, दूसरे से वहां कंपीट करेंगे। करेक्ट? समझ में आ गया आप लोगों को? ओके यस सर। गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, अब मैं आंसर आपसे पूछना चाहता हूं कि बेटा मेरे को बताओ, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या ये दोनों सेम वर्ड्स हैं या इनके मीनिंग्स अलग अलग हैं? सर ग्रोथ में एक ही स्पेसिफिक चीज पकड़ते हैं और वो डेवलपमेंट एक बड़े लेवल पे करते हैं। ओके ओके, और कोई आंसर? ग्रोथ और डेवलपमेंट, सर ग्रोथ किसी एक इंडिविजुअल की होती है और डेवलपमेंट बड़े ग्रुप की होती है शायद जो। ओके, और कोई आंसर? ग्रोथ और डेवलपमेंट। चलो मैं आपको इकोनॉमिक्स के वर्ड बोलता हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ विवेक। सर ग्रोथ कहने का मतलब हो सकता है सर स्पेसिफिक ग्रोथ, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉइज का, तो उसको सैलरी मिल रही है, उसका प्रमोशन हो रहा है, तो उसका स्पेसिफिक ग्रोथ हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट बोला जाए तो ओवरऑल ग्रोथ हो अब उसका, जैसे उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया और उसका मतलब फूड कंजम्पशन जो जिस क्वालिटी का खा रहा था वो थोड़ा अच्छा हो गया। उसी ओके तरह से ओके 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 ओके, वेल, विवेक का आंसर काफी क्लोज है। यश, आप आंसर कीजिए। सर जैसे ग्रोथ हम एक खाने पीने की चीज में कर सकते हैं, जैसे जैसे किसी की हाइट वाइट बढ़ गई तो वो ग्रोथ हो गया, और डेवलपमेंट मतलब हर एक चीज में डेवलप हो गया, माइंड। नहीं 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 नहीं। रिया? सर ग्रोथ मतलब नेशन वाइड इंक्रीज होना और डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी में डेवलप होना। ओके, अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ बोलूं तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है किसी कंट्री के लिए? सर जीडीपी, इंक्रीज इन जीडीपी। बच्चे डायरेक्ट जंप मत किया कीजिए। चिराग, अभी मैंने Yes, आप sir. लोगों को समझाया कि आप लोग पहले हैंड रेस कीजिए, उसके बाद आप आंसर करें जब मैं आपको अलाउ करूं। आप Okay, sir. प्रोफेशनल बनने वाले हैं और इस थोड़ा सा तरीके से अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप लोगों का फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं है, मुझे ये सारी चीजें पता है, फायदा नुकसान आपका होगा। ठीक है, सो आप लोग जंप इन मत किया कीजिए। यस रिया? यस सर। यस प्लीज, आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब नेशन वाइड जैसे मनी की वैल्यू बढ़ जाए। मनी की वैल्यू बढ़ जाए, ओके। हिमांशु? यस सर, इकोनॉमिक ग्रोथ आप Yes, कह please. सकते हो कि एग्रीगेट मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हो जाए। एग्रीगेट मार्केट वैल्यू, किस चीज की एग्रीगेट मार्केट वैल्यू? सर गुड्स की, सर्विसेज की। गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो ये किस चीज को इंपैक्ट करेगी? तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इसमें, इसकी वजह कैसे, से किस मतलब चीज को इंपैक्ट करेगी? जीडीपी और जीएनपी पे इफेक्ट आएगा ना। अच्छा, जीएनपी और जीडीपी पे, ओके फाइन। विवेक? सर इकोनॉमिक ग्रोथ कहने का इससे मतलब होता है सर जो हमारा इनकम जो बढ़ा है, जैसे इंक्रीज इन हमारा जो नेशनल इनकम हुआ। और सर डेवलपमेंट हो सकता है सर, जैसे इंक्रीज होता है, इंप्रूवमेंट होता है सर हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में। और सर जैसे हम हायर जीडीपी बढ़ा हमारा तो हम स्पेंड कर सकते हैं मोर।
या हमारे गुड 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 एजुकेशन पे या फिर हमारे ओके एक्सपेंडिचर पे जो हम लोग खरीदते हैं, जैसे हम लोग लग्जरीज पे भी शिफ्ट कर सकते हैं मोर। ओके ओके गुड। शशि यस शशि शशि ने भी हैंड रेस किया था। यस सर। जैसे कि हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहते हैं, इंक्रीज एग्रीगेट प्रोडक्ट्स इन इकोनॉमिक्स एडिशनल कैपिटल टू like economic trade to increase productive labor and better more tools mean worker can produce more output the period of time, that is economic growth. इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? मतलब वो ठीक है, द आंसर यू गिवन इज वेरी राइट, बट व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन एक्चुअल? डायरेक्ट आंसर, सिंपल रियलिस्टिक आंसर। हमें बुक्स की लैंग्वेज को फॉलो नहीं करना है। बुक्स में सब कुछ लिखा है, तो फिर मेरा क्या फायदा है, राइट? आपको चीजों को एक्चुअल लेवल पर समझना है। यस साहिल। ग्रोथ का मतलब सिर्फ किसी की रियल इनकम बढ़ साहिल जाना। कंट्री की पॉपुलेशन में जब इंक्रीज होता है, मतलब जीडीपी इंक्रीज होती है, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंक्रीज होती है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन जीडीपी। साहिल ने आंसर किया, राइट? यस विशाल। सर ऐसा हो सकता है सर कि किसी विशाल सर बढ़ता है तो इसका मतलब उसका जो ग्रोथ हो रहा है एक तरह से। ओके ओके, आउटपुट का इंक्रीमेंट यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, करेक्ट। ओके, कुछ बच्चों ने चैट में भी आंसर किया है, लेट मी चेक। इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, अनंत जैन। ओके, वेरी राइट, वेरी राइट। नो लेट मी क्लोज दिस एंड अरे यार कहाँ है ये पार्टिसिपेंट्स? ओके फाइन। सो ओके, कविता। कविता सर जो हमारी ग्रोथ है किसी भी कंट्री की, वो उसकी जीडीपी पे डिपेंड करता है कि मतलब अगर जीडीपी बढ़ गई तो ग्रोथ हो गई। बट जो हमारी ग्रोथ है वो तो किसी भी तरीके से भी हो सकती है, लेकिन अगर वो लाइक जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ हमारी ग्रोथ ही दिखाता है। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, मतलब जो भी हमारे कुछ ही फैक्टर है जो मेन है, कुछ ही मतलब इंडस्ट्री में लोग हैं जैसे टाटा बिरला वगैरह, तो इन्हीं के थ्रू हमारी जीडीपी बढ़ सकती है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक हर एक फैक्टर, मतलब हर उसमें हर जितने भी कंट्री में लोग हैं सबका कंट्रीब्यूशन हो तो वो आई थिंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ओके ओके गुड, ठीक है। सो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, आंसर करते हैं। मैं पहले आप एक एग्जांपल देता हूं और फिर आप बताएंगे कि आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है? मान लीजिए कि आपके घर के बगल में मिस्टर रामलाल एक कारपेंटर हैं, ठीक है? वो कारपेंटरी का काम करते हैं, सोफा फर्नीचर बनाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो क्या नाम है, लकड़ी जो लाते हैं वो कैसे लाते हैं? उनके आसपास एक जंगल है, जंगल से वो पेड़ काटते हैं और लकड़ी लेकर आते हैं और उसको बढ़िया से छील छाल के बढ़िया से फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है? सो क्या ये, और उसकी इनकम हो रही है, मिस्टर रामलाल की इनकम हो रही है फर्नीचर वाले। तो मुझे बताइए कि क्या ये रामलाल की इकोनॉमिक ग्रोथ है या नहीं है? उनकी इनकम बढ़ रही है, यस और नो? हिमांशु, चिराग। यस सर। यस सर। ओके, सभी लोग आंसर कर रहे हैं यस, इनकम उसकी बढ़ रही है, रामलाल की इनकम बढ़ रही है, यस दैट मींस कि उसकी ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ये डेवलपमेंट भी है? यस सर। अमन अच्छा डेवलपमेंट है, ये यस किसने कहा? चिराग ने? नो सर, मैंने नहीं कहा। ओके ओके, सो डेवलपमेंट किसके हिसाब से है? कौन कहता है कि ये डेवलपमेंट है? मैं बताऊं सर? यस सर यस यस बोलिए।
सर उसकी इनकम बढ़ेगी तो सर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी सर, ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा सर वो किसी भी चीज को सर, उसकी ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि उसकी इनकम बढ़ गई, लेकिन क्या नाम है, उसकी मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ गई, तो हाँ डेवलपमेंट है सर, आपके हिसाब से, हाँ सर डेवलपमेंट है। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। हाँ सर। ओके, ग्रेट। ये अरुण का आंसर है। अरुण कह रहे हैं कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। ओके, और कोई आंसर करना चाहता है? विवेक। सर जैसे कि आपने बताया ना सैलरी बढ़ने का, तो मैंने भी इस पे एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में सर कि उसके इससे डेवलपमेंट भी होगी क्योंकि उससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा सर, लिविंग उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। हाँ ह्यूमन इंडेक्स लाइफ साइकिल बढ़ेगा सर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो में भी वो बेटर कर सकता है, वो जो ज्यादा ओके फैसिलिटीज अवेल कर पाएगा ना सर, ओके वो ओके, डेवलपमेंट में तो भी तो दैट कंट्रीब्यूट मीन्स, करेगा क्योंकि सर डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ना, विच ओके, इंक्लूड्स वेरी गुड, आल्सो ग्रोथ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अमन ने, ओ सॉरी, विवेक ने और अरुण ने, दोनों ने आंसर किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी है मिस्टर रामलाल की, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है रामलाल की ही, अगर हम बात करें, क्योंकि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन आप दोनों मुझे आंसर कीजिए कि वो अपने पास वाले जंगल से ये काम कर रहा है, लकड़ी काट कर ला रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम पर जब उसके बहुत सारे पेड़ वो काट चुका होगा, तो उससे ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होना शुरू होंगे, और उसकी हेल्थ इंपैक्ट करेगी। एक तरफ उसकी इनकम तो बढ़ रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा होगा। तो आपको नहीं लगता कि ये उसकी हेल्थ पर इंपैक्ट करेगा? विवेक। सर लेकिन यस विवेक। सर यही तो बात है ना सर, डेवलपमेंट में क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों चेंज होता है ना सर। नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो आप बात ठीक कह रहे हैं। तो वही हम बात करना चाह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव तो दिख रहा है, इनकम बढ़ रही है, लेकिन क्या उसकी हेल्थ इंप्रूव कर रही है या हेल्थ नीचे जा रही है? नीचे तो जाएगी सर, बात तो है। तो फिर ये डेवलपमेंट कैसे हुआ? यस, तो आंसर इज कि ये केवल और केवल इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पर ले जाते हैं। अभी हमने केवल रामलाल की बात करी थी, अब हम थोड़े कंट्री के लेवल पर ले जाते हैं। कंट्री के लेवल पे बात करते हैं तो चाइना। चाइना आपको पता है वर्ल्ड का बहुत बड़ा सुपर पावर बन चुका है। इतना ज्यादा प्रोडक्शन करता है, इतना हैवी प्रोडक्शन करता है कि आप पूछे मत। बहुत ज्यादा वर्ल्ड में इकोनॉमी बना रहा है अपनी चाइना। बहुत सारे कंट्रीज को सपोर्ट करता है, बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया, अमेरिका उसके दो बड़े डिमांडर्स हैं, दो बड़े कस्टमर्स हैं चाइना के, वहां से बहुत सारा पैसा कमाता है। तो क्या चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस चिराग? यस सर, हो रही है। बिल्कुल हो रही है। लेकिन आप बताइए, इतना ज्यादा प्रोडक्शन, इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, क्या चाइना के लिए पैनिक नहीं है? सर है बिल्कुल है। चाइना के लिए बहुत बड़ा पैनिक खड़ा हो रहा है। आपको पता है वहां पर बेमौसम कभी भी बरसात हो जा रही है, कभी भी ऐसी जगह जहां पर कभी बर्फ दिखती नहीं थी, वहां पर बर्फ, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जा रही है। तो वहां पर एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकम तो बढ़ रही है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, पैसे से तो वो बढ़ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही। ठीक है, सर इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट इको से क्या मतलब लेना देना है? क्या चीज? सर इन्वायरमेंट का इको से क्या कनेक्शन है? बहुत ज्यादा बड़ा कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैंने अभी आपको बताया था कि ठीक है, इकोनॉमिक्स की शुरुआत मनी से जरूर हुई, लेकिन इकोनॉमिक्स केवल मनी तक नहीं रह गया। सोशल इकोनॉमिक्स बहुत आगे एक्सपेंड हो गया, सोसाइटी में भी पहुंच गया, ह्यूमन बिहेवियर में भी पहुंच गया। हर जगह आज की डेट में इकोनॉमिक्स है। आप अपनी लाइफ में जहां भी जो भी कुछ कर रहे हैं, आप किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक्स का डेली यूज करते हैं। हमें पता भी नहीं है और हम इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं डेली बेसिस पर। तो यहां पर इकोनॉमिक्स का रिलेशन बहुत बड़ा है। जैसे जैसे ये अरुण का क्वेश्चन था।
यस सर। जो अभी मुझे यस सो इसका रिलेशन कैसे है वो हम बात करते हैं। रिलेशन ऐसे है कि चाइना इकोनॉमी वाइज तो बहुत बढ़ गया है, बहुत उसने पैसा कमा लिया, नेशनल इनकम उसकी बढ़ गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन जब हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है। कैसे? इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, और जब इन्वायरमेंटल इश्यूज होंगे तो वो बड़ी नेचुरल कैलेमिटी को वेलकम करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, जैसे फ्लड आ गया, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, एक्सेसिव बारिश हो गई या बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक्स, ये सारी चीजें नेचर को इम्बैलेंस करने की वजह से हुई हैं, क्योंकि हमने उसको एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट कर दिया है। जितना हमने उससे लेना था हमने उससे कई गुना उससे ले लिया है। नेचर इम्बैलेंस होगा तो डेफिनेटली वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे अभी आप एग्जांपल देखें कि तपोवन का मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो तपोवन का जो ग्लेशियर है वो पिघला कैसे? व्हाट डू यू थिंक कि वो कैसे पिघल गया? भाई सरकार रोडे बना रही है, ब्रिज बना रही है, डैम्स बना रही है, और ये तो डेवलपमेंट होना चाहिए, ये तो उधर के लोगों के लिए फायदा होना चाहिए। हाँ, हो भी रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, लोग वहां तक पहुंच रहे हैं तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है। लेकिन वहां पर इतना ज्यादा जब गाड़ियां पहुंच रही हैं, उनसे जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, कार्बन जब वहां के एरिया में, एनवायरमेंट में जाता है तो वो बर्फ के ऊपर बैठ जाता है, और जब सनलाइट ऊपर से पड़ती है तो वो कार्बन जो है, वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जब सनलाइट उसके ऊपर लगती है तो हीट प्रोड्यूस होता है, और नीचे नीचे से वो ग्लेशियर्स को गलाता है, ग्लेशियर्स को पिघलाता है। और जब पिघलता है तो ग्लेशियर का जब बेस ही कमजोर हो गया तो डेफिनेटली क्या होने जा रहा है? वो ग्लेशियर, उसका बेस कमजोर हो गया तो ग्लेशियर गिरेगा। करेक्ट? तो वही उधर भी हुआ। तो कहने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही थी, लोगों का टूरिज्म, उत्तराखंड का टूरिज्म बढ़ रहा था, लोगों की इनकम हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक है। लेकिन अब बताइए कि एकदम से नेचर ने जब रिकॉल किया आपको और दोबारा से वो पूरा पैनिक कर दिया, तो वो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप मुझे बताइए कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रेफर करना है या इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेफर करना चाहिए? डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट को हमें प्रेफर करना चाहिए, कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या पैसे की बात नहीं करता? बिल्कुल करता है। वो कहता है पैसा जरूरी है, पैसा बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, लेकिन साथ के साथ हमें इस तरीके से बढ़ाना है कि हमारा क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स है, वो अच्छा हो, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, पानी, हवा, ये सब चीजें जो हमें मिल रही है ये प्योर हो, ताकि हेल्थ इश्यूज ना आए। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही फोकस करना चाहिए ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद एक और इसका एक एक्सटेंशन मिलता है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चे, मेरा कॉल आ रहा है एक इंपॉर्टेंट। हेलो, यस प्लीज, यस प्लीज, हाँ जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, किसके बनाने के सर? अच्छा 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 अच्छा, हाँ कोई इशू नहीं है सर। आप एक काम कर सकते हैं अगर, तो इट विल बी बेटर फॉर मी बिकॉज राइट नाउ आई एम इन अ मीटिंग। तो अब मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर लूं और आप मुझे इस नंबर पर हाय एक मैसेज व्हाट्सएप कर देंगे तो इट विल बी बेटर फॉर मी। ठीक है, आप मुझे अभी कर दीजिए, मैं आपको जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल बैक करता हूँ सर। ओके, यस प्लीज, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। ओके, सो तो उसके बाद जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ते हैं तो सब पूरा वर्ल्ड जो था पहले इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहा था। ग्रोथ मतलब इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे लोगों ने बाकी सब चीजों को भूलकर केवल इनकम बढ़ाने पर जैसे जैसे थॉट लेना शुरू किया, तो उससे कहीं ना कहीं लेटर ऑन हमारी हेल्थ इंपैक्ट करने लगी, बहुत सारी चीजें होने लगी जिससे कि पैनिक क्रिएट हो गया। ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बहुत बड़ा
रिजल्ट है कि ओजोन लेयर, आप जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है उसमें बहुत बड़ा होल हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारी स्किन कैंसर और ये इतनी 25 तरीके की बीमारियां ये कैसे हो रही हैं? ये इन्हीं सब चीजों की वजह से हो रही है, क्योंकि हम केवल पैसे की वजह पैसे के लिए सोच रहे थे। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो आया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ मत देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखो, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है कि इनकम बढ़ाओ, बट इन दैट वे कि आपकी बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट ना करे, बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी पहले से इंप्रूव हो, हेल्थ आपकी इंप्रूव हो, एजुकेशन आपकी इंप्रूव हो, बाकी सारी फैसिलिटीज आपकी इंप्रूव हो, बट वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि वो आगे चलकर आपके लिए पैनिक क्रिएट करे। इसके बाद एक जो नया एक्सटेंशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आया वो आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ये डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं दैट इज गुड, बट ये ऐसी होनी चाहिए कि ये आगे भी सस्टेन रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम खुद तो हमारे मजे आ गए, लेकिन अगली जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो पैनिक कर जाए। आप जानते नहीं होंगे या कुछ अगर जानते भी होंगे तो ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं जो रेयरेस्ट कैटेगरी में आते थे और वो अब खत्म हो चुके हैं। काफी सारे स्पीशीज हैं, ठीक है। मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जो अब दोबारा हमें नहीं मिल पाएंगे। करेक्ट। सो ये हम डेवलपमेंट की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अगेन ये डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है जो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सब लोगों में से जितने भी लोग दिल्ली बेस्ड हैं, ठीक है, तो वो देख रहे होंगे कि उनको धीरे 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 पानी से रिलेटेड इश्यूज बढ़ गए होंगे। पानी जो है वो प्रॉब्लम हो रहा होगा। सभी को पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा या फिर कम मिल रहा होगा पहले की कंपैरिजन में। पहले हम पानी बहुत अननेसेसरीली यूज कर लेते थे, बहाते रहते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। और आप देखेंगे अगले 5, 8 या 10 सालों के अंदर दिल्ली में ऐसी 70 एरियाज ऐसे हैं जो कि लोकेट कर लिए गए हैं जहां पर पानी बिल्कुल ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सोचिए उस टाइम पर क्या होगा। सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग राइट नाउ इज कि हम केवल और केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि खत्म हो जाएंगी, तो फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हमें इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि आगे की जनरेशन भी उन चीजों का बेनिफिट ले सके, उस चीज को यूज कर सके। उनको भी इस चीज का हक है भाई, जो अभी तक नहीं आए हैं इस दुनिया में। करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर आप ओवरऑल देखें, केवल इनकम बढ़ाना शुड नॉट बी द मस्ट नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पर्सन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोचिए, और अगर सोच सकते हैं तो उस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल भी बनाइए, सो दैट कि आगे आने वाली जनरेशन को भी उसका बेनिफिट, उसका यूसेज मिल सके। इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Sir, I have doubt, sir. Yes, good. अच्छा, I'll suggest one person to do one thing. आप लोग क्या कीजिए कि एक तो सर आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। Sir, just I want to ask a question, please. Yes, please. सर अभी आपने बोला कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, डेवलपमेंट देखना चाहिए। तो अगर हम डेवलपमेंट को देखेंगे तो मेरा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। जैसे आपने अभी एग्जांपल लिया वाटर का, पोल्यूशंस का, ये सब अगर हम देखते हैं तो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं पा रहा है। डेवलपमेंट हम कर पाएंगे ओनली अगर अभी आपने एग्जांपल दिया था चाइना का। चाइना अगर मिसाइल्स टेस्टिंग करता है या फिर बाई सेल करता है तो सर उसका तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही रहा है। बट डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे, चाइना का डेवलपमेंट देखने लगेंगे तो फिर ये मिसाइल्स वगैरह पर नीचे उसको नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। कौन कहता है कि करना? और अभी आपने एग्जांपल दिया वाटर के लिए, तो वाटर का अगर हम देखते हैं तो वाटर पे हम करते तो ये मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा, बट इकोनॉमिक्स तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा ना मेरा इसमें। क्यों नहीं हो पाएगा? कैसे होगा सर? अगर हम वाटर का और देखते जाए और पोल्यूशन, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है ज्यादा, तो अगर दिल्ली में हम पोल्यूशन को ही ओनली देखते जाए तो उसमें तो मेरा ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा ना। वेट एक मिनट, हाँ मैं ऐसे आपका आंसर करता हूँ। NIRC से यहाँ पे कौन है? मेरी आवाज रिपीट हो रही है, सो कैन यू फिक्स दिस प्रॉब्लम प्लीज? अभी
अभी ठीक हो गया आई थिंक, राइट। सो शशि, आपका क्वेश्चन था कि अगर हम वाटर को बचाने में रहेंगे तो फिर तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही नहीं, फिर तो हम पैसा कमा ही नहीं पाएंगे, राइट? यही कहना चाह रहे हैं आप शशि? यस सर, यस सर। ओह गॉड, ये वापस वापस क्यों आ रहा है आवाज? अच्छा शशि, आप शायद लाउड स्पीकर ऑन कर रहे हैं, तब मेरा शायद वॉइस रिपीट हो रहा होगा। अभी सही है? अभी सही है, मे भी हो सकता है सर, बस आंसर दे दीजिए ना, मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यस यस। सो द पॉइंट इज, हमने बात ये करी है कि पानी का यूसेज प्रॉपर करना है। हमने ये थोड़ी कहा है कि पानी का यूसेज करना ही नहीं है। हमारे पास बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? सी, हमारे पूरे वर्ल्ड में 98% पानी है, 97 अराउंड परसेंट पानी है। 2 से 2.5% ही पोटेबल वाटर है, पानी पीने लायक जो है वो 2 से 2.5% है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज इन सब चीजों पे काम कर रही है, जो सॉल्टी वाटर है उसको पोटेबल बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? इतना ज्यादा रिसर्च पर पैसा क्यों खर्च कर रही है? भाई उसे तो अपनी इनकम को बचाना चाहिए, उसको वो तो पैसा बर्बाद कर रही है एक तरीके से। नो, दे आर डूइंग अ वेरी राइट थिंग। उसको सी वाटर, अगर सॉल्टी वाटर है, अगर हम उसे करेक्ट कर लेंगे, पोर्टेबल बना लेंगे, फिल्टर कर लेंगे इस तरीके से कि वो पीने लायक बन जाए, बाकी काम करने के लायक बन जाए, तो ये रिसर्च सक्सेसफुल है। फिर इसमें कोई इशू नहीं है, फिर यूज कीजिए ना पानी, जितना मर्जी यूज करना है। लेकिन व्हाट अबाउट राइट नाउ, करंट सिचुएशन का क्या? पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो उस पानी को खरीद पाएगा। आज की डेट में आप सोचिए कि 20 रुपए की मिनरल वाटर की 1 लीटर की बोतल है, राइट? आज से 30 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था क्या? मिनरल वाटर का 20 रुपए से 20 रुपए पर लीटर का पानी नहीं था। क्यों नहीं था? वाटर एक्सेसिव वे में हमारे पास अवेलेबल था, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे हमारे पास, इतनी ज्यादा हमारे पास पानी था, कोई इशू ही नहीं था। लेकिन आज की डेट में पानी बिक रहा है, और आने वाले टाइम पर मजे की बात है कि आपको एयर भी खरीदनी पड़ेगी। आज की डेट में शशि आप एयर नहीं खरीदते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको एयर खरीदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना हो जाएगा। अगर हम पॉल्यूशन को देखें एक एंगल से और दूसरे एंगल से उसके सॉल्यूशन को देखें, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, उसकी कॉस्ट कम है। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और डीजल और पेट्रोल का ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिव यूज करेंगे, तो वो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसका बेनिफिट बहुत कम है। अगर आप समझें थोड़ी सी और बात, तो हम बहुत ज्यादा एसी का यूज करते हैं। एसी क्या करता है? एसी हमें बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है तो हमें एसी बचा लेता है, गर्मी से बचा लेता है। बट अगेन कूलर भी वो काम कर सकता है, उतना एफिशिएंटली नहीं, थोड़ा कम। तो अगर हम थोड़ा सहन कर लेंगे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारी बॉडी को नहीं होगा। इनफैक्ट एसी आपको पता हो ना हो, लेकिन वो आपको ज्यादा आपकी बॉडी को डैमेज करता है इंटरनली, आपकी बोन्स को कमजोर करता है। बट अगेन मैं उसकी बात पर नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ कि गर्मी लग रही है, अब आपको क्या करें? अब आप या तो आप एसी चलाएं या आप कूलर चलाएं। बट मेरे हिसाब से कूलर इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। क्यों? क्योंकि वो आपको कुछ राहत तो दे रहा है, बट वो आपके नेचर को, आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी नहीं कर रहा है। एसी क्या करता है? बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है आपके एनवायरनमेंट को। किस सेंस में? गर्मी के सेंस में। आपकी गर्मी बढ़ा, बहुत ज्यादा आपके एरिया में वो गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि वो अल्टीमेटली जिस चीज से आप बच रहे हैं, आप उसी चीज को इनडायरेक्टली बढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो आज आप एक एसी यूज कर रहे हैं, आने